हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी इस सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लाइव एट होम बैच में, विच इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव एंड फर्स्ट टाइम आल्सो इन योर फास्ट एंड्रॉइड ऐप. चलिए, वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू मॉर्निंग न्यू बैच, first paper of yours, financial reporting, and it is surely going to be a very exciting paper. It's a very ishkiya kind of a paper. मोहब्बत हो जाएगी आपको ये particular subject पढ़ के. um, we'll spend some 30 good minutes actually introducing first and foremost about myself, about the subject, about the batch, and about the applications what we have now, the fast app, and also about yourself. आई होप एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन. जोश शोश एकदम बरकरार है, और कितनी मजबूती के साथ आपका जोश बरकरार है ये देख लेते हैं. एक ऐप के बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे अपन, बट आई हैव जस्ट शेयर्ड अ क्विक पोल. दिस इज आल्सो जस्ट टू चेक हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन, एंड इट लुक्स दैट द जोश इज हाई. ठीक है जी. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पढ़ाने वाले के बारे में. I am Sarthik Jain, and if I share a little bit of history with me, so I started my commerce. In fact, I was not a very studious kind of a student till 10th. I was an ordinary plus, I can say good kind of a student. पर 11वीं में फिर जब कॉमर्स लिया था, आई शुड नॉट से पर्पस ऑफ लाइफ बट पर्पस ऑफ स्टडी समझ में आया कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नॉट कि एक ग्लास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बट वो ग्लास अगर बेचने जाएंगे तो कितने की बिकेगी, कितने की लागत आएगी, क्या प्रॉफिट बनेगा. एंड दैट इज वेयर आई एक्चुअली coming into commerce was very kind of a very path changing thing for me. And then I started with my commerce studies in 11th and 12th. Then I got all India national merit in 12th, और फिर by default ऐसा होता है. तो देन आपको अंदर से लगने लगता है कि आप सीए के लिए बने. एसआरसीसी का कट ऑफ मेरा क्लियर हुआ था, बट देन आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर एसआरसीसी बट टू डू सीए. और उसके साथ में हमने इंदौर की एक कॉलेज थी जिसका नाम है प्रेस्टीज, आज भी है, वहाँ से छोटा एमबीए किया जिसे बीबीए कहते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. एंड फर्स्ट ईयर 12वीं में कॉमर्स विद मैथ्स था. मैथ्स में 100 मार्क्स आए थे, तो ऐसे ठीक ठाक था. बड़े मुगालते में अपन ने फाउंडेशन की एग्जाम दी, और भगवान ने थैंकफुली लाल रेड लाइट दिखाने की बजाय ऑरेंज लाइट दिखाई. इकोनॉमिक्स में 40 पर पास हुए. सारे मुगालते दूर हो गए, समझ में आ गया कि ये सीए है, एंड नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड. एंड देन आई एक्चुअली स्टार्टेड विद माय इंटरमीडिएट स्टडीज. फर्स्ट ईयर वाज अ मोर ऑफ कॉलेज. सेकेंड ईयर फिर इंटर की स्टडी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से प्लान करी. एग्जाम से 2.5 महीने पहले खूब शिद्दत से मेहनत करी. दोनों ग्रुप पास हो गए पहले अटेम्प्ट में. किसी ने बताया जब रिजल्ट आया उसके बाद कि आपकी 4 मार्क्स से रैंक रह गई है, और तब अपने को लगा कि यार अपने जैसे लोगों की भी क्या रैंक आ सकती है. नेवर थॉट अबाउट स्कोरिंग अ रैंक, and I would actually owe my rank. So I secured a rank 46th in CA finals, and I owe that to a large extent to a lot of people, including my principal, जहाँ पे मैंने articleship की थी, Mr. Deshmukh. A very rare thing to share, but yes, he was the one who kind of inspired me that you can start thinking like a ranker, and then you'll actually be able to score that. और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ. खूब शिद्दत से खूब मेहनत करी थी. फाइनल में आखिरी के 4 महीने एकदम डटे रहे. आई कुड गेट दैट रैंक देन. एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हुआ. कैंपस में बैठे, तब 4 ही कैंपस होते थे. इंडिया का हाईएस्ट पेइंग जॉब जो कंपनी दे रही थी उसमें अपनी नहीं लगी. आई वाज इन द लास्ट 3, but then finally I could get the third highest paying job, which was in ITC. I'm sure ITC आप सभी लोग जानते होंगे, उनके प्रोडक्ट्स भी यूज करते होंगे, like Gold Flake, oh sorry, Classmate and all. So I actually worked in ITC for almost like 3 years. I was in an internal audit and accounting kind of a division. And my little bit knowledge about accounting standards to a large extent, मैं बोलूँगा कि ITC के हमारे जो बॉस के बॉस है उनकी देन है. तो ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल. एक समय पे आईसीआई का पूरा जो नॉलेज रिसोर्स ग्रुप होता था KRG, इट वॉज बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा, एंड आई वॉज ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा वेयर द हेड ऑफिस ऑफ ITC. एंड वहाँ पर मिस्टर बासु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग अ लॉट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और 2001 से 3 के दौरान बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे. सो आई एक्चुअली सैट विद हिम. अ लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपेंड. एएस में कोई चीज़ आई है तो 2 चीज़ें क्यों नहीं आई हैं, ये सब कुछ वहां पे डिस्कशन में समझ में आया. तो एक अप्रोच डेवलप हुई, चीजों को देखने का नजरिया बदला, एंड समवेयर और द अदर दैट मेड थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, एंड ऑल्सो द लर्निंग टू बी मोर परमानेंट.
3 साल आईटीसी में जॉब करने के बाद बहुत सारे मैंने वहाँ पे ऑडिट किए, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि एफआर और ऑडिट कहीं ना कहीं अपना इंक्लिनेशन आया। एंड डूइंग ऑडिट्स ऑफ अलॉन्ग विद टोबैको, आपकी क्लासमेट की नोटबुक, होटल्स, गारमेंट डिवीजन, पेपर बोर्ड्स, एग्रीकल्चर, बहुत सारे सेक्टर के इंटरनल ऑडिट किए, पर फिर लाइफ में लगा कि कुछ चैरिटेबल करना चाहिए। And that is where we started with this institute called FAST, which is acronym for First Attempt Success Tutorials. 2006 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। माई फर्स्ट बैच वॉज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट इज वेयर आई स्टार्टेड विथ, and it's been like 16 years of a good journey, and I can say what has not changed is the level of excitement. आज भी नई बैच शुरू होने में उसी तरह का एक एक्साइटमेंट और जोश रहता है जैसा कि 16 साल पहले हुआ करता था, और आई होप आप लोगों को भी उस तरह का जोश होता है अपनी नई बैचेस में आने के लिए, एंड दैट्स बेसिकली द फन ऑफ दिस होल कोर्स एंड द स्टडीज. In these 16 years, there have been a lot of learnings. Things have changed drastically. And yes, students have also, kind of showered their love on us. Last year, we got All India rank 1 and 2. In fact, we were lucky that those students studied from us, honestly speaking. But yes, All India highest marks subject में, accounts में, IPCC में 100 on 100. Final में All India highest in audit a couple of times is what our students have secured. But ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री अब आप बनाएंगे और जो बनी हुई है उसे तोड़ेंगे. उम्मीद करते हैं कि अपन भी ऐसी लगन से पढ़ेंगे दोस्तों कि बेइंतहा एग्जाम में ऐसा परफॉर्मेंस देंगे कि वी विल रियली बी वेरी वेरी हैप्पी विद आवर परफॉर्मेंस, एंड देन वट एवर द रिजल्ट्स मे बी. Now with this particular background, let me come or bring you to this particular subject of financial reporting. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा कहते हैं कि आपके ग्रुप 1 का सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, विच इज नॉट रॉन्ग टू से दैट, बिकॉज इट इज इन फैक्ट. अगर आप आईसीआई के 4 मॉड्यूल जो आपको मिलते हैं, आप वो सारे मॉड्यूल का टोटल लगाएंगे तो इट विल गो टू समवेयर अराउंड 2200 ऑड पेजेस. जी हाँ, which is by far the maximum content in comparison to any of your subjects. And in that particular sense, this is going to be a long discussion, but a very, very interesting one. I would say कि आखिरी के 10 दिन छोड़ के आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ समय निकल गया, और वो आखिरी के 10 दिन भी ऐसा नहीं है इंटरेस्टिंग नहीं है, पर आखिरी में ऐसा हो ही जाता है कि चीज़ें जब नज़दीक आती है कंप्लीशन के तो ऐसी फीलिंग आती है. बट हमारी क्लास जैसी पहले दिन होगी सेम वैसी की वैसी आखिरी दिन रहेंगी, ऐसी हम कोशिश करेंगे. इनफैक्ट all the studies which I do, I am not going to or trying to जो ये सब ज्ञान थोड़ा बहुत इकट्ठा किया, I will not be trying to share all of that with you. What will be relevant for exam and to power up our preparation, be using that. I follow the philosophy of one of my teachers who was teaching me Hindi, and he used to tell me after I entered into teaching, I kind of took counseling with him multiple times, and he said the most difficult thing in this life while teaching is simplifying things. तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि सिंपल करने के 2 तरीके होते हैं. तरीका नंबर 1 की चीजें आधी अधूरी पढ़ी जाए, और दूसरा सारी पढ़ी जाए इंक्लूडिंग द डिफिकल्ट वंस, पर ऐसा कि कब मक्खन से छुरी निकल जाए कि मक्खन को भी ना पड़े कि मक्खन भी क्या हो चुका है, कट चुका है. तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके क्या करेंगे, अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश करेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग रीच एंड डिस्कशन. चलिए, कहाँ से हैं आप लोग, एक बार सभी लोग अपना नाम और शहर और अटेम्प्ट आपका एग्जाम. इनफैक्ट अटेम्प्ट शब्द की जगह आई शुड रादर से कि अगली एग्जाम आपकी कब है. इफ यू प्लीज लाइक टू शेयर दैट, एंड देन आई कैन स्टार्ट विथ माई डिस्कशन ऑन दी सब्जेक्ट, बिकॉज आई एम श्योर अब न्यू कोर्स की हलचल आ जाने के बाद a lot of students would be having anxiety about that as well. तब उस पे भी आ जाते दोस्तों. लेकिन एक बार आप बताइए, मैंने आपके साथ यहाँ पे एक शेयर करिए पोल जिसके अंदर पूछा है कि कब है आप लोगों की एग्जाम्स ड्यू. लेट्स सी व्हाट द पॉपुलेशन लुक्स लाइक. ओके, सो वी गेटिंग वोट्स, एंड हाउ इज दिस वर्किंग आउट टू बी. सभी को एक चीज बता दूं, एक्सक्यूज मी, आप लोग एंड्रॉइड पे या विंडोज पे जहाँ पे भी देख रहे होंगे, पोल्स जब भी मैं शेयर करूंगा आप क्लिक करोगे तो वो ओपन होगी, एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दोस पर्टिकुलर पोल्स, और उसके आंसर्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे. मेरी जब इच्छा होगी तो मैं आपके साथ यहाँ पे इस तरह से शेयर भी कर सकता हूँ. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हाउ इज इट गोइंग. बट यस, so the majority of the population looks to be November 23 for the moment. हो नवंबर 22 के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं. साथ साथ में आप लोग पूरा कवर कर लेना दोस्तों एफआर.
May 23 एज सच नहीं दिख रहे हैं, नवंबर 23, May 24 एंड नवंबर 24 वाले भी हैं जो न्यू कोर्स आने के बाद अब सोच रहे होंगे कि क्या करना है। बट आप सभी को पता है दोस्तों, एफआर अपने आप में एक शाश्वत सब्जेक्ट है। एफआर और ऑडिट, ये दो चीज़ों का ही एक्सपर्ट माना जाता है चार्टेड अकाउंटेंट को। इस उद्देश्य से, पर्टिकुलर लॉजिक से ये सब्जेक्ट शाश्वत है। आपके कोर्स में कितने भी बदलाव आ जाए न्यू कोर्स की, आपने अगर हलचलें सुनी होंगी जिसमें लॉ, कॉस्टिंग, इन सबको हटाने की बात ड्राफ्ट प्रपोज की गई है, बट एफआर और ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसके आप एक्सपर्ट हो वो हमेशा का हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इन दैट सेंस व्हाट इज गोइंग टू चेंज with the new course coming in, it is going not to be a change more in terms of your syllabus, क्योंकि final में आप पढ़ते हो primarily Ind AS. I'll just share the syllabus with you, and even in the proposed draft the syllabus would remain more or less the same. It's just the examination pattern which is going to change in terms of how do we take the test. बट ये सब किसकी बात हो रही है? जो नया कोर्स जो पॉसिबली 2024 से लागू होगा, उसमें भी पुराना कोर्स कम से कम 2020-2025 तक चलना चाहिए, बट विद टाइम्स टू कम वील हैव मोर क्लैरिटी ऑन दैट. So first and foremost, if I hope all of you have got a fresh set of copies available with you, and I would request कि आप FR की पूरी separate copy बनाएं. Nothing to say about that, but उसमें ध्यान रखिए कि शुरू के कुछ 4 पेजेस आप छोड़ दीजिएगा. पहले पेज में आप इंडेक्स बनाइएगा, आपकी कॉपी में कौन से पेज नंबर पे कहाँ पे क्या है. सारी कॉपी के पेज नंबर्स पे प्लीज पेजेस दे दीजिएगा, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेज छोड़ दीजिएगा फॉर कीपिंग अ लेक्चर लिस्ट. लेक्चर नंबर 1 आप उसमें डालेंगे. आई विल जस्ट शेयर दैट पर्टिकुलर थिंग, कैसे नोट करना है आपको, क्या टॉपिक आपने पढ़ा, उसमें क्या होमवर्क में क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे. एक शुरू में ही आप कॉपी में ऐसी लिस्टिंग बना देना, ताकि बाद में आपको रिवाइज करते समय एग्जैक्टली पता हो कि किस लेक्चर में कौन सी चीज कहाँ पर कैसे हुई. चलिए, एफआर सब्जेक्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट की बात करें. सो ये जो चीज मैं आपको लिखा रहा हूँ ये आपकी बुक्स में ऑलरेडी दी हुई है, बट मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉपी में आपके इंडेक्स और लिस्टिंग के बाद सबसे पहले पेज पे ये चीज़ रहे, ताकि आज से साल 2 साल बाद जब भी आप एफआर पढ़ने जाएं और कॉपी उठाएं तो आपके पास एक हेलीकॉप्टर व्यू, एटलीस्ट ईगल्स आई व्यू जरूर आपके पास अवेलेबल रहे पूरे सब्जेक्ट में. Thank you for sharing. Where are you from? And good to see that we have people from all across. Okay, तो देखना दोस्तों कहाँ कहाँ से जनता है. Oh my God, देख नहीं पाएंगे. We have from Jodhpur, we have from Mumbai, we have from Bangalore, Rudrapur. We have people from Calcutta, we have from Jaipur, we have from Gwalior. Okay, Indore, Nagpur, Faridabad. Oh, चलिए बढ़िया है जी. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फर्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विद दिस. तो आपने देखो दोस्तों, इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स जो पढ़ा है वो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड था. अगर मैं एफआर में आपको एक शब्द में बोलूँ कोर्स क्या है तो वह है इंडेस. सब कुछ इंडेस बेस्ड है. There are just couple of other chapters apart from Indes like CSR or integrated reporting. Otherwise, everything is based on Indes. It's just that कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS 14 अमलगमेशन कम पढ़ते थे. अमलगमेशन के चैप्टर में उसके प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते थे. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा कि कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, जिसे यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन कहा जाता है, उनके वी हैव लेंथी चैप्टर्स विच टॉक अबाउट मल्टीपल सिनेरियोज विच वील हैव टू हैंडल, but they will all be ultimately based on the Indies. So in that sense हम हमारे syllabus को primarily, जैसे कि intermediate में आप पढ़ते थे कुछ chapters होते थे which could be like amalgamation, restructuring, liquidation, partnership, and then you used to have a lot of accounting standards which you used to study. Similarly यहाँ पे भी course ऐसा divided है. Sequence wise अगर मैं बात करूँ तो first and foremost what we'll talk about is schedule 3. मैं बहुत सारा समय आपके साथ इन्वेस्ट करूंगा टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंडेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं. बिकॉज फॉर अ फैक्ट आई नो दैट यू बीइंग a student studying Indies for the first time, you may have seen some of them and not all of you during your articleship period some exposure to Indies based financial statement. But honestly speaking, पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक को ये क्लैरिटी आज समझ में आज भी नहीं आता है कि इंडेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये क्या ओसीआई, क्या पीओआरएल, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे जाती. तो मेरी अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी कि अपन पहले बेस डेवलप करने में शेड्यूल 3 जो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है उसे हम सबसे पहले लेंगे, और उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखने के साथ साथ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑब्टेन करेंगे. तो सही मायने में मैं शेड्यूल 3 पढ़ाने के साथ साथ आपको
फंडामेंटल्स टू इंड एस भी यहाँ पे समझो कैसे यहाँ की अकाउंटिंग अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं उसकी अकाउंटिंग से कहाँ कहाँ अलग है, कितनी अलग है, और काफी अलग है उनसे. Once we discuss this particular thing, then we'll move on to the first chapter, which is financial instruments. और यूं समझ लो कि ये इंडेस का नमक है. दिस इज द सॉल्ट ऑफ इंडेस. ये सबसे अपने आप में कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग चैप्टर है. यू कैन से इट इज चैलेंजिंग, बट बिलीव मी ये पर्टिकुलर चैप्टर सबसे पहले करना इज मस्ट. अगर आप इस चैप्टर से शुरू नहीं करते हो रिवीजन के समय या पढ़ते समय, और आप आगे के चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आगे के चैप्टर्स में आप कई सारी चीजें आधी अधूरी पढ़ रहे हो. ये चैप्टर में जब कोई अमेंडमेंट आता है ना दोस्तों, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इंडेस के अंदर, स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 15 अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे होता है. इसकी इतनी वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होती है. तो हमारी तरीका क्या होगा पढ़ने का, हम शुरुआत किन से करेंगे जो बेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर भले ही वो डिफिकल्ट चैप्टर्स है. वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द सिंपलर वंस. इनफैक्ट वी विल कीप देम फॉर द एंड, क्योंकि शुरू में अपना एफर्ट और जोश कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से आपके ग्रिप में भी आएंगे. Then after studying this, we would be studying our chapter of consolidation and business combination. ऐसे ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, बट इनमें कुछ प्रकार का ओवरले. शेड्यूल 3 जब आप पढ़ते हो तो ये इंडेस 1 भी साथ साथ में कवर होता है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब आप पढ़ते हैं तो इंडेस 32, 107 और 109 साथ में कवर होता है. ये सब स्टैंडर्ड बेस्ड है जैसे मैं बताया. बिजनेस कॉम्बिनेशन इज इंडेस 103 एंड कंसोलिडेशन में हम कवर करते हैं इंडेस 110 ऑन कंसोलिडेशन. उसके साथ साथ उसके 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स, 112 डिस्क्लोजर्स. वी ऑल्सो स्टडी 27 एंड 28. ये सब अभी आपके लिए चाइनीज होगा, बट अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा. Then we have a chapter on share-based payments. जो आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ते थे, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट, वहाँ भी अब शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया. वहाँ पे गाइडेंस नोट था, यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा इंडेक्स. ये जो चीज़ मैंने आपको लिख के दी है दोस्तों, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेटेज है. शेड्यूल 3 हैज़ अ वेटेज ऑफ समवेयर अराउंड 5 to 10 marks. Financial instrument easily 15 to 20 marks. And this is something which I am sharing based on the past 4 attempts. Consolidation and business combinations somewhere similar to that. And share-based payment could be like 0 to 10 marks or 12 marks. इसका मतलब ये जो मैंने टॉपिक्स आपको लिखे हैं, this will cover up 50% of your syllabus. यानी आपका 50 मार्क का कवरेज आसान से यहाँ से कवर हो जाता है. Now moving on to the other part of our syllabus, wherein we will basically talk about all the other index, जितने दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं. जैसे आप फिक्स्ड एसेट्स या पीपी हो गया, डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स को कंबाइन करके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना. वैसे ही यहाँ पे हम पीपी पढ़ेंगे. इंटेंजिबल एसेट्स, इम्पेयरमेंट, इनकम टैक्सेस, अर्निंग पर शेयर, सारे के सारे इंडेक्स आपके सिलेबस में वो यहाँ पर आएंगे. इसके अलावा देयर इज अ चैप्टर व्हिच इज टर्म्ड एज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो खर्चा सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में होता है उसकी अकाउंटिंग. एंड देयर इज अनदर चैप्टर व्हिच इज नोन एज रोड मैप, जिसके ऊपर बस एक बार क्वेश्चन आया था जब नए नए ये स्टैंडर्ड्स आए थे. उसके बाद कभी इस पे सवाल नहीं पूछा गया. दिस सेट वुड टेक केयर ऑफ द बैलेंस 50% ऑफ योर सिलेबस. ये आपको मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया आज कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, और यही हमारा सेम सीक्वेंस होगा. शेड्यूल 3 एफआई, फिर कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, और फिर स्टैंडर्ड्स, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सीएसआर और रोड मैप आखिरी में. पिछली बैच तक हम रोड मैप शुरू में लेते थे, पर अब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आते, तो फिर उसको आखिरी में लेंगे. छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको जरूर देता हूँ. ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको पता रहे. भाई आप समझिए वो आती है और आपको कहती है चलो आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कहीं लेके जा रही हूँ. अब बड़े एक्साइटेड हो गए, आंखें बंद कर दी उसने, तो आपको अच्छा भी लगे. और कुछ समय के बाद फाइनली आप सोचिए कि आधी घंटे से आंखें बंद है और कहीं ले जाए जा रही है, ले जाए जा रही है. 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अब तो बेचैनी हुई थी. और दिक्कत की बात यह है कि हम यहाँ पे एफआर पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये वैसी वाली बात भी नहीं है कि वो हमें लेके जा रही है, नहीं आपको लगेगा कि सर ऐसे कुछ है.
तो practically you will become too anxious because this is a lengthy subject at some point of time कि यार where are we going. So this is something which is going to give you basically a pathway कि इतनी सारी चीजें जो हमको कवर करनी है. आप यूँ समझ लीजिए कि हमारा जैसा सिलेबस का कवरेज है वैसी हमारी क्लास में लेक्चर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा. वी विल स्पेंड समवेयर अराउंड 50 लेक्चर्स टू कवर दीज टू टॉपिक्स एंड दिस इज गोइंग टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर योर होल कोर्स. इसके लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली शेयर समथिंग विथ यू विच इज अ पार्ट ऑफ योर बुक्स. ब्रह्मास्त्र नाम की एक किताब है जो मैंने आपके साथ ऐप में भी शेयर करी है. साथ ही साथ में आज आपके टेलीग्राम ग्रुप पे एक लिंक मैंने शेयर किया है. गूगल ड्राइव के जो स्टूडेंट्स होंगे या पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स, उनको गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया जाएगा. पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है. वहाँ पे उनको एक FR रिसोर्सेस के नाम का फोल्डर मिलेगा. उस फोल्डर के अंदर शुरू की ये एक्सट्रैक्ट आपके पास रहती है. ऐसे हमने किताबें डिस्पैच करा दी है. This particular time, all the books, in fact, Striker की volume 1 and 2 will be dispatched, but Brahmastra and Concepts have already been dispatched. And all the books before batch starting are ready or are under print. Hence, you will not really have to wait for the books too much. I'll come about talk about the books a little later. ब्रह्मास्त्र जो हमारी किताब है, इसमें जो हमारे फर्स्ट 50 मार्क्स या 50% की कवरेज है, उसके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं. और इसमें अगर आप सबसे पहले पेज पे देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है. ये एक बार मैं आपको भी समझा देता हूँ. मैंने आपको रफली ये शेयर किया कि इन सब का वेटेज कितना होता है. ये यहाँ पे भी दिया हुआ है तो आप इसको रेफर कर सकते हो. पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई की अप्रोच क्लियर रहे कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने चैप्टर से आते हैं, 5-5 मार्क वाले आते हैं या 20 मार्क के भी आते हैं, ताकि आप तैयारी उस तरह से करें. फिर हम चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे इन चीज़ों. सबसे पहले आप देखिए पेपर में ऑल इन ऑल बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है. 100 मार्क का पेपर है तो 120 मार्क के क्वेश्चन आएंगे. एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का. पहला वाला क्वेश्चन आपका कंपलसरी हो गया 20 मार्क का. ये कंपलसरी क्वेश्चन में नॉर्मली एक 5 मार्क और एक 15 मार्क का क्वेश्चन होगा. अनलाइक इंटर जहाँ पे एएस बेस्ड क्वेश्चन आते थे वहां पे यहाँ पे ऐसा नहीं है. ये क्वेश्चन नॉर्मली शेड्यूल 3 से आता है तो कंपलसरी क्वेश्चन यूजुअली शेड्यूल 3 से आएगा अगर शेड्यूल 3 का कोई क्वेश्चन पेपर में है तो. एंड अदर क्वेश्चन कुड बी रिलेटिंग टू एनी अदर पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर चैप्टर. इट कुड बी रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर इंडेक्स, इट कुड बी रिलेटिंग टू एनी ऑफ द चैप्टर्स. देयर इज नो फिक्स पैटर्न की कंपलसरी में क्या आता है, बट यूजुअली शेड्यूल 3 आई फाउंड दैट इट इज गिवन इन द कंपलसरी. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कंपलसरी में आता है. नॉर्मली जो अपन ने फर्स्ट 50% सिलेबस देखा था वहां से यूजुअली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कंपलसरी में, पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं. ये साइड हो गया तो अब बचे अपने 5 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के. तो पेपर हो गया मेरा 120 मार्क का. एक इंटरनल 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन में चॉइस होती है इधर और, तो टोटल पेपर 125 मार्क्स का यूजुअली आता है. इफ आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, यू डोंट अटेम्प्ट 1, यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द रिमेनिंग 4. क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स से लेके 15 मार्क तक के आते हैं. तो यू में हैव 10+10, 12+8, 5+5+5+5, ऐसे तरह के आपके पार्ट्स हो सकते हैं. यूजुअली कोई भी एक क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर चैप्टर कवर नहीं होगा, वो कम से कम 2 या उससे ज्यादा चैप्टर कवर करेंगे. तो सिलेक्टिव स्टडी आपको जरा भी काम में नहीं आने वाली है. क्यों? क्योंकि कोई भी एक चैप्टर छोड़ोगे तो उसके साथ में दूसरे भी कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ना पड़ेंगे. तो इट इज अ वेरी सिंपल पैटर्न व्हिच यू गेट. अगर मैं आपको अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था उसके बारे में आपको बताऊं तो व्हाट वी डू इज हर पर्टिकुलर पेपर का हम एनालिसिस करते हैं ऐसे. तो जिस दिन आपकी एग्जाम होती है सेम डे आई डू एन एनालिसिस एंड आई शेयर दैट ऑन यूट्यूब. आपकी ऐप के अंदर आपको एक सेपरेट फोल्डर मिलेगा, आई विल शेयर दैट विद यू लेटर, जिसमें आपको हर पर्टिकुलर पेपर के एनालिसिस आपके अटेम्प्ट तक मिलते रहेंगे, ताकि आपको कभी भी सिर्फ अब एग्जाम का पेपर या उसका एनालिसिस देखना है. यू जस्ट हैव टू प्रेस और क्लिक 3 or 4 times and then you will directly get into those PDF which I am showing you here or the related videos. एक बार क्विकली ये पेपर का पैटर्न देख लो कैसा था. इस बार 15 मार्क का क्वेश्चन आया कंसोलिडेशन का, 5 मार्क का शेड्यूल 3 का. ये कंपलसरी क्वेश्चन था. इसके बाद में अगर आप क्विकली देखोगे तो यू विल फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 मिक्स ऑफ 115 एंड CSR, 3 इंडेस 19, 23 और 21, 4 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? So there is this amendment which has happened in this particular chapter. It is a part of schedule 3 and we are going to cover it. Then यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट आया इसलिए पूछा, अदरवाइज ये आता नहीं था नॉर्मली. सिमिलरली आप यहाँ देखोगे तो एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट देयर इज अ मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड. इस बार का वेटेज अगर इन चैप्टर्स में देखिए तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाज 19 मार्क्स, कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन 15, शेयर बेस्ड पेमेंट कुछ भी नहीं आया, शेड्यूल 3 6 मार्क का आया.
कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आ गया, यूँ समझ लो शेयर बेस्ड पेमेंट पूछने की बजाय इस बार इन्होंने ये पूछ लिया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो एक बेसिक चेंज था। ये दो स्टैंडर्ड है, रेवेन्यू और लीजेस, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बार लीजेस से कुछ नहीं आया, रेवेन्यू से आया, बट ये सब हमारे अदर इंडेक्स का पार्ट है। रफली अगर आप देखेंगे तो आपका पेपर पैटर्न में यू विल फाइंड दैट जो हमारे कोर चैप्टर्स हैं, यूजुअली उन पर्टिकुलर कोर चैप्टर से 50 मार्क और बचे हुए में से 50%। इस बार रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स का कंपैरेटिवली वेटेज ज़्यादा था, इट वाज लाइक 50 एंड 70 मार्क्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो, इंक्लूडिंग दी ऑप्शनल क्वेश्चन 120 मार्क्स। तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है। अब अपन बात करते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल की। आईसीआई स्टूडेंट्स के लिए 3 चीज़ें पब्लिश करता है। नंबर 1 इज योर स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे। क्या अभी सर रजिस्टर करा के मॉड्यूल ले लेना चाहिए? दैट इज प्योरली योर चॉइस, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वो सब अपनी स्ट्राइकर में शामिल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं अपडेटेड मटेरियल लूँ, खासतौर पे जिनके अटेम्प्ट से 24 में है, वो रुक सकते हैं। इंस्टीट्यूट ये सारे के सारे मॉड्यूल्स साल में एक बार रिवाइज करता है। रिवीजन का जो क्वांटम होता है, जो कंटेंट अंदर का रिवाइज होता है, वो साल के साथ साथ कम होते जा रहा है। तो 2021 के स्टडी मटेरियल में काफ़ी रिवीजन आए थे इन कंपैरिजन टू 2020। 22 में बहुत कम आए, 23 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा शायद रिविजन्स नहीं आएंगे, और ऐसे भी फिर नया कोर्स आएगा तो इसमें और ज़्यादा उम्मीद नहीं। तो आप अभी नहीं भी लेंगे तो चलेगा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देन यू गेट मॉक टेस्ट पेपर बिफोर योर एग्जाम 2 सेट्स एंड यू गेट रिवीजन टेस्ट पेपर बिफोर योर अटेम्प्ट। ये प्राइमरली आपके लिए मटेरियल होता है जो इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है। मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट एक इंडेक्स का कंपेडियम पब्लिश करता है, विच आर द बेयर इंडेक्स, जिसको आपको एज सच पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसी के ऊपर बेस सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। देन आईसीआई जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है तो उसके कुछ समय बाद उसका एक एजुकेशन मटेरियल देता है, जिसमें कई सारे एफएक्यूज पब्लिश करता है और बताता है कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसके अलावा क्लैरिफिकेशन बुलेटिन आते हैं। एक आईटीएफजी करके आपकी बॉडी है, इंडेक्स टेक्निकल फेलिसिटेशन ग्रुप। ये फैसिलिटेशन ग्रुप जो होता है, ये प्राइमरली इंडस्ट्री की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है उन सबको कंपाइल करके अलग अलग समय पे अपने पब्लिकेशन निकालता है। ये इंडेक्स वाइज नहीं आते। तो जैसे आईटी एफजी का पब्लिकेशन नंबर 11 आया, तो उसके अंदर हो सकता है 15 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और वो 15 क्वेश्चन अलग अलग इंडेक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि ये मेंबर्स के लिए, इसलिए आपका इसके लिए कोई रेलेवेंस है क्या? तो देखो, मैंने तो क्या किया था, जब 2017 में कोर्स आया था और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कंटेंट बहुत कम था, तो इनसे भी क्वेश्चंस कुछ पिक कर करके अपने स्ट्राइकर में इंक्लूड किए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे वो क्वेश्चन जो हमने शामिल किए थे वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बाद में ऐड हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टडी मटेरियल का भी सोर्स क्या होगा क्वेश्चन लाने का? इट विल बी सम और द अदर पब्लिकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि आईसीआई के मेंबर्स के पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके मॉड्यूल में ऐड हो चुके हैं, बट आई एम सेइंग यस, द वंस व्हिच आर रेलेवेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, इंस्टीट्यूट हैज एडेड फ्यू ऑफ देम। इसके अलावा कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो बेस्ड होते हैं जिनका रेलेवेंस बहुत कम होता है, प्लस कुछ ऐसे होते हैं जो शायद इंस्टीट्यूट आगे इंक्लूड कर दे। तो मैंने अपने स्ट्राइकर में, आप यूँ समझ लीजिए, कुछ 5% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो मैंने इन मटीरियल से सिलेक्टिव बेसिस पे इंक्लूड किए। ये ज्यादातर उन चैप्टर्स में है जहां पे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े कम है। इसके अलावा अभी आपको मैं समझाऊंगा कि आईएफआरएस और इंडेस में क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस होते हैं। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, जैसे आईसीआई में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, इंडेस तो कोई और इशू करता है। कौन इशू करता है, जस्ट गोइंग टू आस्क दैट विद यू। बट इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं आईएफआरएस जिसके ऊपर बेस्ड इंडेस बने हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आईएएसबी इशू करता है। आईएएसबी 2 तरह के स्टैंडर्ड इशू करता है, एक को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक को आईएफआरएस बोलते हैं। पहले आईएएस इशू होते थे, अब आईएफआरएस इशू होते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट। प्लस ये स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी होती है इनकी, जो इनके एसआईसी और आईएफआरआईसी। तो बेसिकली आईएएस पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्लैरिफिकेशन को एसआईसी और आईएफआरएस को आईएफआरआईसी कहते हैं। प्लस ये लोग बैकग्राउंड मटेरियल पब्लिश करते हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। जो मैं आपको बता रहा था ना, स्टैंडर्ड क्यों बना, कैसे बना, इसमें क्यों ये नहीं आया वो आया, क्यों AS2 फीफो और वेटेड एवरेज अलाउ करता है, लीफो अलाउ नहीं करता है। तो ये बैकग्राउंड मटेरियल में इस तरह के कुछ एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं कि क्या इश्यूज आए थे, कैसे हैंडल किए और क्या जवाब आया। ये आईएफआरएस का पब्लिश होता है, आईसीआई ऐसा कुछ पब्लिश नहीं करता है। आपके लिए इन सब में से ऑब्वियसली सिर्फ ये पढ़ना रेलिवेंट है, इसका आपके लिए कोई रेलिवेंस नहीं है। थैंकफुली इंस्टीट्यूट के पिछले सारे के सारे अटेम्प्ट्स के पेपर पूरे आईसीआई के स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। पिछले 4 अटेम्प्ट की बात करूं मैं, नवंबर 20 के बाद के आप अटेम्प्ट देखिएगा, उसके पहले के पेपर्स के पैटर्न अब जो पेपर पैटर्न आते हैं उससे मैच नहीं करते।
तो उस सेंस में ये सब का आपके लिए कोई खास रेलेवेंस नहीं है, ये टीचर्स के लिए रेलेवेंट है कि उसमें से हमें लगता है कोई चीज़ आपके लिए इंक्लूड करना है इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्सेप्ट एंड ऑल, तो वी विल काइंड ऑफ डू दैट। तो जो फास्ट का मटेरियल आपको मिलेगा उसमें क्या क्या कवर होगा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी, एजुकेशन मटेरियल और आईएफआरएस के मटेरियल और क्लैरिफिकेशन बुलेटिन्स को यूज करके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जहां पे आईसीआई के क्वेश्चंस कम थे, प्लस ओल्ड कोर्स के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने देखा है फाइनल के न्यू कोर्स में भी इंस्टीट्यूट ने कभी पूछे, कुछ क्वेश्चंस उनको एज पर इंडेस रीड्राफ्ट और अडाप्ट करके हमने आपकी किताब में डाला है। प्लस कई जगह चीज़ों को समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डर्स ऐड किए, और इन सबको बताने के लिए सबसे सही तरीका है मैं आपको एक्चुअल में अपनी स्ट्राइकर बता देता हूँ। जब आप स्ट्राइकर विच इज़ योर क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो जैसे शेड्यूल 3 है, तो शेड्यूल 3 इंडेस 1 में आप सबसे पहले देखेंगे देयर आर सम कॉन्सेप्ट बिल्डर, ये अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। यूँ समझ लो जो क्लास में नॉर्मली टीचर एग्जाम्पल नोट करा के चीज़ें समझाता है, कुछ कुछ मैंने पहले से राइट करके यहाँ पे दे दिया ताकि आप रिवाइज करोगे तो आपको सिस्टमैटिकली बुक में मिल जाएगा। इस बार हमने स्ट्राइकर में क्या किया है, साथ में कॉन्सेप्ट बिल्डर क्योंकि अनसॉल्व होते हैं इसके सॉल्यूशन की जगह यहाँ दे दी है, सिर्फ 1 या 2 लाइन के ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, एग्जाम्पल जैसी चीज़ है ये, तो यहीं पे आप सॉल्व कर लेना, तो आपको बाद में कॉपी में नहीं ढूंढना पड़ेगा। पिछली बैच तक हम कॉपी में देते थे, बच्चों को ढूंढने में इशू आता था, तो इस बार हमने यहीं पे शामिल कर दिया ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर कंसेप्ट बनाने के लिए। फिर आप देखिए अपन आ गए क्लास प्रैक्टिकल्स में। क्लास प्रैक्टिकल वो क्वेश्चन है जो अपन क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ये कहाँ से आए हैं, तो अगर ये स्टडी मटेरियल आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है तो इसमें हमने सफिक्स दे दिया है क्वेश्चन के पहले एसएम, तो जितनों में भी एसएम दिया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से हैं, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, ये एसएम चल रहा है। कुछ क्वेश्चन जो पास्ट एग्जाम में पूछे गए थे यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे, उसको पी कहा गया है। कोई क्वेश्चन मैंने क्लैरिफिकेशन या एजुकेशन मटेरियल से पिक किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ ज़रूर है, जैसे ये, तो उसको सी दे दिया। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट ये कहता है कि सर आप तो सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हमको करा दो, बाकी तो ज्ञान के लिए अच्छा है, बाकी हमको ऐसा ज़रूरत नहीं है इतने सारे क्वेश्चंस देखने की। और एग्जाम से पहले हम प्राइमरली स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जाम पे फोकस करेंगे, मे बी आरटीपी एमटीपी पे। तो देखो अपनी स्ट्राइकर क्वेश्चन बैंक में 80% क्वेश्चन तो वही है, बचे हुए 20% होंगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डर्स एंड अदर स्टफ। ये आपको क्योंकि आखिरी में इन्हीं को रिवाइज करने की इच्छा हो सकती है, जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, इसलिए सारे क्वेश्चंस के सामने ऐसे सफिक्स दिए हैं और यहाँ पे आप लेजेंड्स देख सकते हो। This will help you to understand whether this question is from study material, whether it is from past exam, RTP, MTP या clarification bulletin, education material। बहुत ही सिलेक्टिव बेसिस में मैंने कुछ बहुत ही सिलेक्टिव हार्डली 10-15 क्वेश्चन होंगे जो आईएफआरएस के मटेरियल से मैंने यहाँ पे शामिल किए। कुछ आईसीआई समय समय पे एफएक्यू इशू करता है, वो सब मैंने कुछ क्वेश्चंस ओल्ड कोर्स के जो रीड्राफ्ट करके बनाए वो एडी एडिशनल, और कंसेप्ट बनाने के लिए कंसेप्ट। ये क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले जरा भी रिवाइज नहीं करें तो चलेगा, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट बनाने के लिए है। दिस इज ओनली फॉर योर क्लास एंड फर्स्ट टाइम इन योर स्टडी, नॉट फॉर आफ्टर दैट। अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दीज आर द लेजेंड्स व्हिच यू कैन फॉलो। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा हो सकता है कि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कभी एग्जाम में भी आएगा, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने उसको नोटेशन पास्ट एग्जाम कर दिया है और फिर नीचे हमने स्टडी मटेरियल ऐसा लिख दिया है। तो कहीं 2 रेफरेंस आए, जैसे एसएम लिखा हुआ है और एमटीपी भी लिखा है, तो आप समझ जाना कि ये 2 क्वेश्चन फाइनल में आप इतना समझते हो। एनीवेज, तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द क्वेश्चन बैंक दैट यू विल गेट। ये कैसे आंसर्स लिखना है ये उसकी बात है, एंड दिस काइंड ऑफ कवर्स वेरी क्विकली अबाउट योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस। यहाँ पे किसी को कोई कंसर्न्स है, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं अबाउट द सिलेबस, तो आप एक बार पूछ लीजिए। अदरवाइज मैं आपको क्विकली अब छोटा सा इंट्रोडक्शन इंडेस का दे देता हूँ कि स्टैंडर्ड कैसा है। इनफैक्ट बिफोर आई कम टू दैट कुछ चीज़ें आपको क्विकली बैच के बारे में बता देता हूँ। दिस वाज अबाउट द सिलेबस। बैच की क्विक अपडेट्स ले लीजिए। नंबर 1, वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर बैच इन 100 लेक्चर्स। पिछली बैच वाज 120 लेक्चर्स, इस बार क्यों कम हो जाएगा, तो एक कई सारे क्वेश्चंस हम क्लास में, इनफैक्ट पिछली बैच में सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम क्लास में सॉल्व करते थे, कई सारे रिपीटेटिव होते थे, स्टूडेंट भी कहते थे सर ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने आइडेंटिफाई करके इस बार सेल्फ प्रैक्टिस में डाल दिए और उन सारे क्वेश्चन के सोल्यूशंस भी आपको देती हैं, वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वहाँ पे थोड़ा समय बचेगा, थोड़ा लर्निंग कर्व के साथ साथ जो एफिशिएंसी बढ़ती है, प्लस क्योंकि अब एग्जाम पेपर पैटर्न काफ़ी कुछ सेट हो चुका है, तो हम क्या करते थे, सिर्फ स्टडी मटेरियल में जो चीज़ें वो पूरी कवर करते थे, पर 10% चीज़ें जो इंडेस में है पर स्टडी मटेरियल में नहीं है वो भी पूरी कवर करते थे। अभी भी हम उसे कवर करेंगे, बट हम उसे थोड़ा सिलेक्टिवली कवर करेंगे, एज इन उस पर टाइम कितना देना है, क्योंकि अब पैटर्न सेट हो चुका है।
हालांकि मैंने देखा है कि कई चीज़ें जो हम क्लास में इंडेस से पढ़ के आते थे, वो जब इंस्टीट्यूट का नया स्टडी मटेरियल आता था तो उसमें वो इनकॉर्पोरेट कर देते थे। हर स्टडी मटेरियल में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट नया ऐड करता है। तो उस सेंस में अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कभी कोई इशू नहीं आता है, नया स्टडी मटेरियल आता है, एक्सेप्ट जो नए क्वेश्चन आते हैं उसको प्रैक्टिस करने के अलावा, विच इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। तो अपन वही अप्रोच फॉलो करेंगे, बट थोड़ा सा जो टाइम अलोकेशन होगा वो हमारा और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। इसके थ्रू आई थिंक 100 लेक्चर्स इजीली कवर करते हैं। हमारे लेक्चर्स ऑन एन एवरेज 3 hours ईच होंगे। द टाइम वुड बी लाइक बैच का हमारा 7 to 10-15, 15 मिनट्स का बीच में अपन ब्रेक रखेंगे, विच विल बी समवेयर बिटवीन 1.5 hours to 2 hours ऑफ द क्लास। इसके अंतर्गत व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सीक्वेंस मैंने आपको शेयर कर दिया। इस सीक्वेंस के लॉजिक पे आपके 3 टेस्ट होंगे। ये पार्ट टेस्ट होंगे, इसके अलावा 2 फुल टेस्ट होंगे। तो पहला टेस्ट होगा आपका जैसे ही हमारा शेड्यूल 3 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच विल ऑल्सो इंक्लूड इंड AS 1 कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपका पहला टेस्ट होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं आपको चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब टेस्ट होगा। यूजुअली टेस्ट विल बी केप्ट ऑन संडेज। देन कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और शेयर बेस्ड पेमेंट पूरा होने के बाद हमारा एक दूसरा टेस्ट होगा, और वेरियस इंडेज कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा एक तीसरा टेस्ट होगा। ये हमारे 3 स्टेप बाय स्टेप टेस्ट होंगे, और ये पूरे कंप्लीट करने के बाद देन वी कैन टेक 2 full टेस्ट डिपेंडिंग ऑन योर पार्टिसिपेशन। मैं रेगुलरली टेस्ट लेना चाहूँगा, और सारे टेस्ट जो भी आप दोगे लाइव बैच के स्टूडेंट्स, वो सारे इवैल्यूएट होंगे, और इवैल्यूएट होकर बकायदा उनके आपको आंसर्स मिलेंगे। GDPD वाले स्टूडेंट्स को टेस्ट और सजेस्ट आंसर दिए जाएंगे। दे हैव टू डू सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर इट। आप लोग चाहें तो अलग से फास्टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हो फॉर FR और एनी अदर सब्जेक्ट, एंड यू कैन गेट इवैल्यूएशन ऑल्सो फॉर GDPD स्टूडेंट। लाइव अदर सब्जेक्ट्स के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। बुक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, and this is something which is really going to be your best companion and friend. सबसे पहले ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, जिसमें हम जो फर्स्ट 50% वाले, जिसको मैं आज के बाद से आपको बोलूंगा कि ये हमारे 4 चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट बुक है। इसमें बीच बीच में एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल भी दिए गए। जो आपके वेरियस इंडेस हैं उसके यू विल बी गेटिंग इंडेस ड्रोन चार्ट्स। दिस इज ऑल द वेरियस इंडेस। चार्ट सुन के ही ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो चार्ट है, इसमें समरी होगी, ऐसा नहीं। आप इसको पढ़ के एग्जाम के पूरे आंसर लिख सकते हो। ये सिर्फ नाम के चार्ट्स हैं, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन चार्ट फॉर्म का है, क्योंकि इंडेस में इंटरकनेक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन थियोरेटिकली चीज़ें पढ़ना। और ये सोच के बनाया गया है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा FR रिवाइज कर सको। भले ही आपके पास 5 दिन, आप 5 बार कर सकते हो, ज़्यादा हो गया, बट फैक्ट है कि आप इससे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। And then इस बैच में what you are going to get is a striker, which is basically your question bank, and this will be with audio video pods. ये क्या कहानी है आपको समझा देता हूँ। अभी मैं आपके बारे में बताऊंगा तो सब बता दूंगा आपको। ब्रह्मास्त्र जो आपको मिलेगी आज की तारीख में, ब्रह्मास्त्र का वर्जन 3.1 है। हो सकता है कोई स्टूडेंट GD 6 महीने बाद ले रहा है तो उसके पास 3.1 की जगह 4.0 वर्जन आ जाए, या 3.2 आ जाए, जैसे चेंज होता है। इंडेस ड्रोन चार्ट का 3.2 वर्जन है, और स्ट्राइकर का 5.0 वर्जन है। ये जितनी भी किताबें मैंने यहाँ पे लिखी है आज की तारीख में, ये सारी की सारी टिल डेट अपडेटेड है। और आपको पता होगा कि अमेंडमेंट्स एग्जाम में अगर कोई नया इंडेस आता है तो वो 1 साल बाद लागू होता है, लेकिन अगर कोई इंडेस में नोटिफिकेशन बेस्ड चेंजेस आते हैं, रूल्स बेस्ड चेंजेस आते हैं, तो वो 6 महीने बाद एप्लीकेबल होते हैं। सो एनी न्यू इंडेस कमिंग इन, और आज की तारीख में क्योंकि अगर हम IFRS से कंपेयर करें तो इंडिया में इंडेस जो अब नया आना चाहिए, दैट शुड बी ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, विच शुड बी और 117। और क्योंकि भारत में अभी भी इंश्योरेंस कंपनी पे इंडेस नहीं लगता है, तो एज सच उसके आने के चांस कम है, और आ भी गया तो आपके लिए एप्लीकेबिलिटी आएगी, ये भी चांसेस कम है, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग एज सच फाइनल लेवल पे कवर नहीं होती। आप इंटर में पढ़ते थे वो भी पहले। तो नया इंडेस अगर आएगा तो इट विल बी एप्लीकेबल आफ्टर 1 ईयर। बाकी जितने भी चेंजेस आते हैं, कोई इंडेस के अंदर अमेंडमेंट आ गया, दैट इज एप्लीकेबल आफ्टर 6 months। तो आई होप यू नो दिस, बिकॉज अपन तो सब CA से ही आए हैं। दिस इज एप्लीकेबल आफ्टर 6 months। यानी टेंटेटिवली मेरी डेडलाइन क्या हो जाएगी, अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो आपके लिए 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स रेलिवेंट है, और अगर आपका मई अटेम्प्ट है तो उस केस में आपके लिए 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स रेलिवेंट है। व्हाट वी डू इन आवर क्लासेस फॉर अमेंडमेंट्स, तब आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। जो भी अमेंडमेंट्स होंगे दोस्तों, अनलेस एंड अनटिल पूरा कोर्स चेंज हो जाता है,
ये आपको पूरी फास्ट की ऐप में मिल जाएंगे। अगर आपके लेक्चर की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि 24 में एग्जाम है, किसी की हो सकता है उसकी वैलिडिटी उससे पहले हो जाए, तो भी अमेंडमेंट्स आपको मिलेंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। उसकी अलग से आपको वैलिडिटी रहेगी। यूज हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, अनलिमिटेड। तो सारी फास्ट ऐप में अमेंडमेंट्स मिलेंगे और सबकी आपको दो चीज़ें मिलेंगी। वन विल गेट वीडियोस फॉर इट एंड द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल आल्सो गेट नोट्स फॉर इट। क्या नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्मेट में होंगे, एक्सेसिबल होंगे, डाउनलोडेबल होंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स। इफ द माइनर अमेंडमेंट्स हम डाउनलोडेबल देते हैं, पर बहुत मेजर हो गए तो फिर डेफिनेटली पूरी की पूरी किताब शायद पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोडेबल नहीं होगी, पर ऐप में डाउनलोड करके आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो सारे अमेंडमेंट्स आपके साथ फास्ट ऐप में आपके अटेम्प्ट तक शेयर किए जाएंगे और उसकी आपको कोई चिंता करने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं। नॉर्मली अमेंडमेंट्स कब आते हैं? तो अगर मैं नवंबर 2022 की अमेंडमेंट्स की बात करूं तो एफआर का अमेंडमेंट का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो नवंबर 22 के अमेंडमेंट मैंने, क्योंकि 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स आने थे, इसके लिए आई हैव शेयर्ड दैट इन मे इटसेल्फ। इस तरह से अमेंडमेंट्स यूजुअली अपन क्या करते हैं, एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले शेयर कर देते हैं ताकि स्टूडेंट आराम से उसको देख के अपनी प्रिपरेशन को कहीं पे कुछ मॉडिफाई करना है तो वो कर सकता है। क्योंकि अपने आप में एफआर एक लेंदी सब्जेक्ट है, तो रिविजन कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन वीडियोज आर समथिंग विच आर शेयर्ड ऑन यूट्यूब प्लस द फास्ट ऐप, आप कहीं से भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपनी एक पावर बैच होती है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिविजन। आप यूँ समझ लीजिए पावर बैच इज समवेयर अराउंड 70 आवर्स। सारे रिवीजन वीडियो अगर आप मिला लोगे तो दिल बी लाइक अराउंड 50 आवर्स। अगर अपन फास्टर बैच की बात करें, आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, दैट इज अराउंड 150 आवर्स। और अगर मैं रेगुलर बैच की बात करूं तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 300 आवर्स। तो ये 50-50% का लॉजिक चलता है। रिवीजन का उद्देश्य क्या होता है, आपको जो काम की चीजें, मुद्दे की बातें हैं वो सारी फटाफट बता दी जाती हैं। पावर में क्या होता है, थोड़ी सी कंसेप्ट बैकग्राउंड बिल्डिंग होती है और उसके साथ साथ में चीजें बताई जाती है। पावर पैक तरीके से एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करके डिस्कशन होता है, बट कंसेप्ट्स के एक्सप्लेनेशंस भी वहां पर शामिल होते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि किसी ने 2 साल पहले एफआर पढ़ा है तो इसके साथ साथ में 15 दिन में पूरा एफआर साथ साथ में कवर कर रहा है, घर पे पढ़ते जा रहा है, आज जो लेक्चर देखा उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस रिविजन करते गया, साथ साथ में टेस्ट देते गया। तो आप यूँ समझ लो हाथ पकड़ के आपका पूरा एफआर करता गया। ये रिवीजन बैच जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स को उनके अटेम्प्ट से 6 महीने पहले का जो समय होता है उस दौरान एक बार फ्री में एक्सेस करने के लिए दी जाती है। हालांकि उसका एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में आपको उसका एक्सेस करना पड़ता है। इसके अलावा एक सीए फ्लिक्स होता है जिसमें ये सारी बैच डाल दी गई है। आप अगर चाहते हो कि नहीं यार मुझे 6 महीने पहले नहीं उससे भी पहले चाहिए तो आप उसको ले सकते हो। हार्डली उसका कुछ नॉमिनल सब्सक्रिप्शन वैल्यू होता है जिसमें आप लेके 15-15 दिन में अनलिमिटेड व्यूज के साथ इसे देख सकते हो। ये बेसिकली इसलिए बनाया है कि किसी ने बहुत पहले एग्जाम की थी, कई सारे अमेंडमेंट आ गए, सबके वीडियो अलग अलग हैं। अब तो फास्ट के ऐप में सब सिस्टमैटिकली मिलेंगे, फिर भी आप चाहते हो नहीं यार एक बार पूरा अपडेटेड ही अपन देख लें और खुद से नहीं हो रही अभी इतने ये एफर्ट डाल के पढ़ाई, कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो आप इन बैचेस को सब्सक्राइब करके या जो फ्री में आपकी टेलीकास्ट होती है उसके साथ में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। दिस इज अवेलेबल टू ऑल फास्ट स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर एंड द फास्ट ट्रैक बैचेस। तो इस तरह से अपन रिविजन प्लान कर लेंगे दोस्तों। ये जितनी चीजें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सब भी आपके साथ एक्सेसिबल होंगी। तो नाउ लेट मी टॉक अबाउट सम टेक रिलेटेड थिंग्स विद यू। आपको टेक्नोलॉजी वाइज बहुत इस बार इनफैक्ट इस पर्टिकुलर बात से जो सपोर्ट मिलने वाला है, दैट इज समथिंग विच पॉसिबली आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीबडी, बट सीए छोड़िए दूसरी इंडस्ट्रीज में भी शायद नहीं होगा। सबसे पहले आते हैं दोस्तों अपन फास्ट ऐप पे, और अब आपको मैं इसके कुछ नमूने दिखाता हूँ। आपके पास ये ऐप अवेलेबल होगी ना, आई एम श्योर यू आर एबल टू काइंड ऑफ सी दिस व्हाट आई एम शोइंग। इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, तो अपन दोस्तों आइए बात करते हैं अब थोड़ी सी बना के। गिव मी अ मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी। ये मैं आपको वंस फॉर ऑल पहले लेक्चर में इसलिए बता रहा हूँ ताकि यू कैन एक्चुअली यूज दिस फॉर एवर एंड यू एग्जैक्टली नो कहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिल सकती है। If we come to this particular thing, if this is visible to you,
इज नॉट, ये तो मैं ही आ गया वापस, चलिए ओके डेटा ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आपको सिंपली इस पर्टिकुलर ऐप में अलग अलग फोल्डर्स मिलेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरव्यू है, देन यू हैव वीडियोस। वीडियोस में यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नीचे आपको एक टैब आ जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पास्ट पेपर्स, उसके नीचे एक टैब आ जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वीडियो लेक्चर्स, सॉरी रिवीजन लेक्चर्स। अमेंडमेंट्स आएंगे तो यू विल गेट टैब्स। इनफैक्ट अमेंडमेंट का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अलग से टैब दे देंगे कि आपकी इन लेक्चर्स की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो भी आप उसको देख सकते हो, और ऐसा ही होता है इसमें। अब व्हेन यू गो टू वीडियो लेक्चर्स, ये सब कुछ आपके सॉर्टेड है। तो जो लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट श्योर ये इसकी आपको कितनी विजिबिलिटी आ रही है, बट जो आपके लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो एक्सेस यहीं पे देखना है। जो जीडीपीडी में देख रहे हैं उनके लेक्चर्स वहाँ पे होंगे, बाकी सारे रिसोर्सेज का एक्सेस वो यहाँ पे एज इट इज कर सकते हैं। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आज अपना ये लेक्चर चल रहा है, आप इस पर्टिकुलर लेक्चर पे गए, इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे कुछ चैट के फीचर्स हैं जिसमें आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों में चैट डाल सकते हो। पब्लिक डालोगे सबको दिखेगी, प्राइवेट डालोगे सब मुझे दिखेगी। इट इज टोटली अप टू यू इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द चैट, यू कैन पुट इट अप। प्लस जितनी भी मैं आपके साथ पोल शेयर करूंगा वो सब यहाँ पे सेपरेटली एक पोल्स के टैब में आ जाएंगे। जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स को भी इस तरह का पोल का टैब मिलेगा जहाँ पे वो ये पोल्स एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट एंड दे विल बी एबल टू काइंड ऑफ लुक इट देयर एज वेल। तो ये यहाँ से एक्सेस हो जाएंगी। कोई हमारे सेंटर्स पे देख रहे हैं तो उनको भी इसका एक्सेस दे देंगे और वो पोल्स क्लास के साथ साथ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम टेलीग्राम पे करते थे, अब यहाँ पे सिस्टमैटिकली रहेंगी। पोल्स का फायदा क्या है, यू कैन क्लिक द पोल्स हियर एंड देन यू कैन सी आपने क्या अटेम्प्ट किया है, बाद में भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जहाँ पे क्विज होगी वहाँ पे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे और फीचर्स हैं, क्लास में अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिखते जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तब आइए पीडीएफ पे। कोई भी चीज़ मुझे लगती है इंपॉर्टेंट मटेरियल है तो यहाँ पे पीडीएफ के टैब में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो जैसे अभी शुरू की क्लास है, आपके पास हो सकता है सेहत के पास किताबें पहुंची नहीं हो, तो ब्रह्मास्त्र की यहाँ पे इनिशियल 2 चैप्टर्स की पीडीएफ मैंने पूरी शेयर कर दी है। सेम इसी तरह से स्ट्राइकर की भी पीडीएफ यहाँ पे शेयर है, आप इसको डाउनलोड करके यहीं पे देख सकते हो। हालांकि इसमें से किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट, प्रिंट और ये सब कुछ भी निकल नहीं पाएगा। This is basically the way you'll have to access your app. Apart from that, the most efficient thing which you are going to get from this particular thing is basically your audio pods and the video pods. ये कैसे एक्सेस होते हैं, तो आप देखेंगे आपको टैब में जाने पे एक अलग से बुक्स का सेक्शन दिखेगा। तो आप माई सब्सक्रिप्शन में गए, आप आपकी बैच में गए, यहाँ पे आपको बुक्स का टैब दिखेगा, Q&A स्ट्राइकर पे आप आ गए। यहाँ पे आपको ऊपर किताब जो आपकी सब्सक्राइब्ड है वो दिख रही है और साथ में चैप्टर्स आ रहे हैं। और ये चैप्टर 1 सपोज मैं लेता हूँ। चैप्टर 1 में पहला क्वेश्चन है। अब रोड मैप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे भी नहीं है, इसके क्वेश्चंस आप एज सच क्विकली देखोगे, पर बाद में कभी लगता है कोई डाउट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, इसके अगर कोई आंसर होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स के केस में आंसर नहीं होंगे, अगर आंसर होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे सोल्यूशन वीडियो आप इसको क्लिक करोगे। जैसे ही आपने ये वीडियो क्लिक किया, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेजॉरिटी केस में एफआर के केस में यू विल गेट वीडियोस, कुछ केस में हो सकता है ऑडियोस हो, या कुछ केस में सिर्फ स्क्रिबलिंग नोट्स आपको दिखे और मेरा चेहरा ना दिखे विद ऑब्वियसली द वॉइस। इस तरह से व्हाट यू विल गोइंग टू इज पूरी की पूरी जो आपकी किताब है, द अपडेशन इज हैपनिंग। अभी चैप्टर 1 हो चुका है, धीरे धीरे चैप्टर 2 ये बोलना शुरू हो गए। नेवरदलेस ये हो गई आपकी एक कहानी दोस्तों, किसकी, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द क्वेश्चंस हैविंग सॉल्यूशंस फॉर इट। और कोई चीज पसंद आए तो चैट में लिख भी सकते हो कैसी लग रही है ना। ये सब हो गई कहानी। इसके साथ अब सुनो काम की बात तुम्हारे। ये तो चलो अपना फीचर अवेलेबल हो गया। अब तुम्हें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई क्वेश्चन है तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे एक ऐड क्वेरी सेक्शन। अभी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप लोग लेक्चर फॉर एग्जांपल ये एंड्रॉइड में लेक्चर देख रहे हो तो आप ऐप में पीछे जाके इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। विंडोज में देख रहे हो तो आप साइड बाय साइड अपनी ऐप चला सकते हो। बट यहाँ पे व्हेन यू गो टू दी ऐड क्वेरी सेक्शन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है, आप ऐड क्वेरी में जाइए, माई क्वेरी में जाइए, प्लस करिए, क्वेरी का बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी टाइप कर दीजिए। क्या फायदा हुआ इससे, आप क्वेरी ये जो टाइप करोगे बैकएंड पर आएगी, हमारी टीम बैठी हुई है, वो इसका सोल्यूशन आपको देगी। जैसे ही सोल्यूशन देगी, माई क्वेरी में क्वेश्चन के नीचे उसका सोल्यूशन आ जाएगा।
फिर अगर टीम को लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट हो सकता है, तो वो क्वेश्चन को फिर पब्लिक कर दिया जाएगा। जैसे ही पब्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वेरी फोरम अलग टैब है, माई क्वेरी अलग टैब है। आप जैसे ही क्वेरी फोरम पे जाएंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेरी फोरम में दिखना शुरू हो गया। और अगर ये क्वेरी फोरम में आना शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज विजिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। यानी हमने क्या कर दिया, वी यूज व्हाट वी कॉल दिस एज अ ब्लॉकचेन कंसेप्ट फॉर क्वेरीज। एनी पर्टिकुलर क्वेरी विल नाउ नेवर बी मिस्ड। हर क्वेरी की अपनी एक अहमियत है और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो अगर वो काम की है तो पब्लिक में जाएगी ताकि सारे यूजर्स को मिल जाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा क्वेरी बैंक डेवलप हो जाएगा जिसमें जो पॉसिबल क्वेरीज आपको आ भी रही है और नहीं भी आ रही है पर एग्जाम में आ सकती थी पर अभी किसी और के दिमाग में, सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक के हर क्वेश्चन पे इस तरह से आप क्वेरी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसका बकायदा जवाब मिलेगा। आज क्लास के बाद कोशिश करके देखना, अपन जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेरी डाल के कि जवाब मिलता है या नहीं, और ऐसी कोशिश रोज करना से बाजी। सपोज कोई लेक्चर में हमें कोई क्वेश्चन है तो लाइव वाले स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो यहीं पे गए लाइव में क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं आंसर दे दूंगा। जीडी वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप लोगों के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प, आप पर्टिकुलर लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर में उसमें आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ गए या वो लेक्चर देख रहे हैं आप, इसमें आपके पेन ड्राइव में विद सम अदर इंक्रिप्शन विच वी गिव, पर अब आपको क्वेरी पूछना है तो उस लेक्चर का आपको टाइम मिलेगा, आप उसके अंदर जाइए। आपको यहाँ 6 फ्लोटिंग आइकन्स दिखेंगे। इन 6 फ्लोटिंग आइकन में क्वेश्चन मार्क का आइकन दिखेगा क्वेरी। ये सेम लॉजिक है, यहाँ क्वेरी आएगी, आप पूछ सकते हो, पीछे से जवाब आएगा, बैकएंड से सही लगेगा पब्लिक में डाल देंगे। यानी इसका मतलब वी हैव ब्लॉकचेन क्वेरी कॉन्सेप्ट फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन बैंक। वी हैव ब्लॉकचेन क्वेरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एवरी लेक्चर ऑफ द क्लास। तो हर लेक्चर से रिलेटेड आपको क्वेरी पूछना है तो आप यहाँ जाके उसको टाइप कर सकते हैं। इसके बाद भी हो सकता है कि ये सब तो क्लास के दौरान काम आ जाए, बट एक बार आपकी पूरी क्लासेस हो गई, आपने सारे के सारे लेक्चर्स देख लिए, अब आपको क्वेरी पूछना है तो आप थोड़ी ना जाके ढूंढोगे ये कौन से लेक्चर से रिलेटेड है, और हो सकता है कोई क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हो, कोई दूसरी क्वेरी, वो कैसे पूछेंगे। तो फिर उसको मैनेज करने के लिए देन वी आल्सो हैव अनदर सिस्टम व्हिच इज नोन एज लेट फास्ट सॉल्व। क्वेरीज के लिए दोस्तों दिस इज अ वेरी रोबस्ट सिस्टम and it is well appreciated by the students. In this particular system what we do is you will have to mail the queries. Student बोलते हैं सर व्हाट्सएप होता, टेलीग्राम होता तो बेहतर है, बट उसकी अपनी कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम है जिस कारण से हम वो नहीं करते हैं। एक ईमेल आईडी है, आपको ब्रह्मास्त्र की आपकी किताब में शुरू में ही दिया गया है, आप नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो चलेगा। एंड इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी। let fast solve at gmail.com। आप सिंपली इस पे क्वेरी भेज दीजिए और बकायदा आपको क्वेरी का जवाब मिलेगा। These queries are solved by people who are trained by us and it is monitored by us. There is a feedback form also attached. You have any issues with the query, you can reply it. इसको ongoing basis पे there are query reviewers and me who kind of keep on reviewing this. तो क्वालिटी इसकी इंश्योर्ड रहती है। आपको कभी प्रॉब्लम है आप रिप्लाई में लिखोगे, जवाब बकायदा आएगा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, इट विल गेट एस्केलेटेड। यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है। प्लस फीडबैक फॉर्म होता है जिसमें आप फीडबैक दे सकते हो, जिससे हम इवैल्यूएट करते हैं इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्वेरी डाल के क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर क्वेरीज एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज बेसिकली थ्रू विच वी हैव टेकन केयर ऑफ, क्योंकि अपना डिस्टेंस है, वी आर नॉट फेस टू फेस स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, हेंस ऑल ऑफ यू आर एज सच वेरी वेल कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू क्वेरीज। इसके बाद भी सर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कई बार ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते कोई क्वेरी आती है पर ऐसी फॉर्मल क्वेरी नहीं है जिसको हमको लगता है कि यार हम यहाँ पे टाइप करके लिखें। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि यार दोस्तों से ही पूछ लें। तो इसके लिए व्हाट वी आल्सो डू इज वी डू क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप। तो आपकी गूगल ड्राइव जो आपके साथ शेयर की जाएगी, हर स्टूडेंट के साथ एक गूगल ड्राइव का फोल्डर शेयर किया जाता है जीडीपीडी या लाइव वालों के लिए। उस फोल्डर में आपको एक नोटिस बोर्ड नाम की फाइल मिलेगी और ये अपने नाम को सार्थक करने वाली फाइल है। इसमें आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा। लाइव वाले ऑलरेडी एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जीडी वालों को एक अलग से ग्रुप में जोड़ेंगे और इन सबका एक ही डिस्कशन ग्रुप होगा। इसमें आप पीयर टू पीयर क्वेरी सॉल्विंग कर सकते हो। ये बैच वाइज बनाया जाता है, तो आपकी बैच से रिलेटेड एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाएगा। दिक्कत यह है कि ये बनाने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते नहीं है, हार्डली 5% स्टूडेंट होते हैं जो ग्रुप का पार्ट बनते हैं। तो ये पीयर टू पीयर सॉल्विंग है, इसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, आपके यार दोस्तों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एज सच फैकल्टी विल नॉट मोस्टली गेट इन्वॉल्व।
फैकल्टी के साथ यानी मुझसे अगर आपको बात करनी है तो फिर हमारा जो मेन ग्रुप है विच इज सार्थक जैन सीए के नाम से, वो चैनल और उसका डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन करें. दैट इज समथिंग विच आई काइंड ऑफ मॉनिटर ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, नॉट डेफिनेटली ऑन एन आवर्ली और अ डेली बेसिस. इस तरह से आप दो तरह के टेलीग्राम ग्रुप में डेफिनेटली ज्वाइन, विच इज योर बैच स्पेसिफिक और एक अपना जो कॉमन है. प्लस आज के बाद से कोई भी अमेंडमेंट, अपडेट, नोटिस, कोई भी चेंज देना है तो वो सब आपको आपकी सब्जेक्ट के बैच के अंदर मिलेगा विद प्रॉपर नोटेशन. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट. इन सब के अलावा वी ऑल्सो एडेड वन मोर फैसिलिटी विच यू विल अगेन अप्रिशिएट. थोड़े कमेंट्स में बताओ भाई कैसा लग रहा है ये सब सुन के, और इसको आप पहले इनफैक्ट फील करना चाहो फिर बताना चाहो तो भी चलेगा. आप माई कोर्स में जाके आप अपने माई बुक्स के टैब में जाइए. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्राइकर से पढ़ रहे हो. अब स्ट्राइकर में आप लेट्स से दिस इज द काइंड ऑफ योर स्ट्राइकर व्हाट यू हैव, और आपके पास स्पाइरल वाली नहीं आएगी और आप पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि यार चलो मुझे कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में ही कोई डाउट आया, तो आप गए लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन आया, लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, इसमें मुझे डाउट है. अब मुझे इसका अगर क्या करना है, वीडियो सुनना है, तब इसके लिए एक पॉसिबल ऑप्शन है कि भाई आप जाओ और स्क्रॉल करो और वीडियो देखो. दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्या किया है, माई बुक्स में स्कैन क्यूआर दिया. आप स्कैन करिए क्यूआर और उस पर्टिकुलर क्यूआर के ऊपर लेके जाइए एंड विद इन सेकेंड्स ये आपको क्या करेगा, उसका सोल्यूशन वीडियो ओपन करके देगा. तो इसका ऑडियो, इसका सोल्यूशन, इसकी टेक्स्ट सब कुछ आपके पास अवेलेबल है. इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली ऑन द गो आप, और ये ऐसा नहीं है सिर्फ एफआर, अगर आपने ऑडिट भी लिया और उसकी किताब का अगर आप क्यूआर ऐसे स्कैन करोगे तो सीधा आपको वहाँ ले जाएगा, आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत है. इसका बेसिक उद्देश्य ये है दोस्तों कि क्वेरी सॉल्विंग में अब आपको कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आए कि यार मेरे पास इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल नहीं है. दिस इज ऑल वी हैव डन टू बिल्ड योर इमीडिएट सपोर्ट. चलिए, तो इसके साथ मोर और लेस कुछ फीचर्स मैंने जो बताने थे वो सारे बता दिए. अगर आप क्लास कर रहे हैं तो उसके साथ में जो फ्लोटिंग आइकन है और इसे एक्सप्लोर करें. बहुत सारी चीज़ें ऐप में, कुछ चीज़ें आप खुद निकाल के एक्सप्लोर करके देखो कैसी लग रही है, क्या लग रही है, बट काम की जितनी चीज़ें वो हमने दे दी. ऐप में मेरे पास ये भी फीचर मैंने इंक्लूड कराया है आप लोगों के लिए कि वीडियोस जो बाद में आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए या ब्रेक के बाद के वीडियोस दिए जाएंगे, आप ऐप में जाके उसमें अपने बुकमार्क्स ऐड कर सकते हो. तो आज क्लास खत्म होने के बाद आपको लगता है कि यार आज के लेक्चर में सर ने यहाँ पे कोई काम की चीज़ बोली थी, जैसे आप यूट्यूब में नॉर्मली टाइम स्टैम्प के साथ कोई चीज़ लिखते हो तो आपका एक वो क्रिएट हो जाता है, आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हो. यहाँ पे आप क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप ट्राई करिएगा तो यू कैन ऐड योर ओन बुकमार्क्स. तो बाद में रिवीजन के समय आपको एक्जैक्टली पता है कि लेक्चर के इस टाइम पे सर ने ये बोला था. फैकल्टी के भी बुकमार्क्स एडेड हो सकते हैं जिसमें मैं बता सकता हूँ यहाँ से मैंने ये चीज़ें शुरू करी. इसके अलावा क्वेरी मैंने आपको बता दिया. आप नोट्स लेना चाहें लेक्चर के साथ साथ तो यहाँ पे नोट्स का आइकन है. आपको लगता है कैलकुलेटर नहीं है तो यहीं से आप कैलकुलेटर खोल के यहीं पे कैलकुलेटर चला सकते हो, क्योंकि जब आप ये ऐप चलाओगे तो आपके ऐप के दूसरे मोबाइल के फंक्शंस बंद हो जाएंगे. तो दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दीस थिंग्स हियर. एंड यू ऑल्सो हैव द फैसिलिटी ऑफ स्क्रिबलिंग डाउन थिंग्स फॉर योर लेटर यूज. ये सब जो आप करोगे ये सब स्टोर्ड रहेगा. बाकी अब आप एक्सप्लोर करो तो आपको समझ में आएगा. तो ऐप में वी हैव बिल्ड इन ऑल दीज पर्टिकुलर फीचर्स फॉर यू. आई होप दिस क्लैरिफाइज इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज. क्वेरी के लिए ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया. नोटिस बोर्ड नाम की आपका एक गूगल डॉक्यूमेंट होता है जो शेयर किया जाता है इन योर गूगल ड्राइव. इसको प्लीज फॉलो करना. ये एक जगह है जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी. ये ऐसा नहीं है डेली बेसिस पे अपडेट होता है, बट यस पीरियोडिकली अपडेट करते हैं. तो कोई अमेंडमेंट का वीडियो आया तो ऐप में भी रहेगा और नोटिस बोर्ड में भी हम डाल देंगे कि भैया यहाँ पे हमने ये वीडियो शेयर किया है, यूट्यूब का ये लिंक है और आप में सब कुछ अवेलेबल है. कोई नोट्स आए तो वो शेयर कर देंगे. जो भी अपडेट आपकी बैच के बाद आपके काम की है, अमेंडमेंट से लेके एग्जाम से लेके, वो सब नोटिस बोर्ड में नीचे ऐड होती है. तो आप उसको पढ़ते जाओगे तो आप यूँ समझ लो एक सॉफ्टवेयर में जैसे वर्जन चेंज मैनेज होता है या किताब में प्रीफेस बुक के अंदर बुक्स के चेंजेस मैनेज होते हैं, सेम इस तरह की एक नोटिस बोर्ड फाइल. तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी व्हाट वी हैव, द सपोर्ट व्हाट वी हैव. अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरा नंबर लिख लीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो. And if any point of time you want to connect with me directly, you can basically message at this, and this is something which is accessible with me. ठीक है जी. अब एक आखिरी चीज बच जाती है, वो ये कि सर ये जो आप लिख रहे हो ये कहाँ जाएगा. इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग बोर्ड नोट्स, जो मैं यहाँ पे नोटिंग कर रहा हूँ. ये बोर्ड नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये मैंने उठाया और इसको ये मैंने डाल दिया. जैसे ही मैंने ये प्रेस किया ये बोर्ड नोट्स क्या हो गए, अपडेट हो गए. तो लाइव क्लास में कभी आपको ऐसा नहीं लगता था, टीचर को आप बोलते थे अरे सर पीछे दिखाओ पन्ना पलटो, या वो क्या लिखा सर मिटाओ मत, या यहाँ पे बोलो सर 2 मिनट रुक जाओ. कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइव बेसिस में शेयर कर दूंगा. ये जैसे ही मैंने शेयर किया ये आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो,
आज सुबह मैंने एक लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ। ये लिंक गूगल ड्राइव का वो लिंक है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर लेक्चर्स, ये सारी किताबों के ये पूरा कंटेंट अपडेटेड है। आपके टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर्स मिलेंगे, उस फोल्डर में आप बोर्ड नोट्स के फोल्डर पे जाइएगा और जैसे ही आप उस बोर्ड नोट के पर्टिकुलर फोल्डर पे जाओगे आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर का वो बोर्ड नोट जब मैंने लास्ट अपडेट दबाया था वहाँ तक का अपडेटेड मिल जाएगा। ऐसे रोज क्लास के बोर्ड नोट्स में L1, L2, L3, L4, L5, L6 ऐसे शेयर करते जाऊंगा, आपको सीरियल ऑर्डर में मिलते जाएंगे। आप बिंदास मजे से एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 फोल्डर आपको दिए हैं, बोर्ड नोट्स, बुक के एक्सट्रैक्ट जब भी शेयर करना होंगे मुझे, और यूजफुल मटेरियल यानी एनुअल रिपोर्ट्स और ऐसी कोई चीज़ मुझे लगता है कि आपके हैंडी हो सकती है कभी रेफर करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सारे पास्ट एग्जाम के पेपर, उसके सारे एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पर भी होंगे, सब कुछ आप पे भी होंगे। गूगल ड्राइव इज इज दैट क्योंकि आप लोगों की अभी हैबिट है गूगल ड्राइव यूज़ करने की, और क्योंकि अभी हमारी iOS पर ऐप नहीं है इसलिए हम यूज़ करते हैं। एक बार iOS की ऐप हो जाएगी और आपकी थोड़ी सी हैबिट आ जाएगी तो सब कुछ ऐप में ही होएगा। ये सिर्फ ड्यूप्लीकेशन से ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी ज़रूरत है नहीं, इट इज़ दैट करंट सिनेरियो में iOS नहीं होने के कारण अपन, ठीक है। चलिए, if I open my app simultaneously, shall I get logged out is something which we'll have to check from the tech team in terms of कि क्या आप lectures जब आप वीडियो में देख रहे हो तो इधर आप देख सकते हो क्या, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप लेक्चर दोनों ही जगह एक साथ नहीं चला पाओगे, बट अदर रिसोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं बच्चों ने क्या कमेंट दिए और दिए भी है या नहीं। ये 1.5 साल की मेहनत है दोस्तों, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बट मोर और लेस नाउ एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज फंक्शनिंग एंड इट इज फंक्शनिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली वेल, whether it is with respect to the technology or with respect to the query solving team or anything. So this is all just wonderful, but obviously we know digital cannot help you every time even in terms of your revision and all. So इसके लिए you have this particular Brahma's book which is there, and then you also have this particular drone chart। ये ऐसे दिखते हैं आपके A3 साइज के, आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, और इसके साथ ही अपना बैच का भी डिस्कशन हो गया, अपनी ऐप का भी डिस्कशन हो गया। सारे टूल्स और टेक्निक्स जो मैंने आपको बताने थे वो बता दिए। आप लोगों के अटेम्प्ट मैंने पूछने थे, आप कहाँ से आए ये मुझे पूछना था, ये सब मेरा कवर हो गया। अब इजाजत दे तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए लेट्स सी व्हाट आर दी कमेंट्स। थैंक यू रवि फॉर योर जनरस कमेंट, थैंक यू मोहित। ओके धन कुमार जी धन्यवाद, मोहित आपका एक और बार धन्यवाद। चले बाकी बच्चे अभी नाश्ते में लगे हुए हैं, ज्यादा गप्पे शप्पे मार नहीं रहे, सॉरी थोड़ी स्क्रॉल ऊपर चली गई है। नेवरदलेस वी विल गेट गोइंग एंड कूल। आज से शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक दोस्तों, जिसका आप नाम दे दीजिए फंडामेंटल्स टू इंडेक्स। First and foremost, I would start with a quick introduction to इंडेज। इंडेज भारत में कब से आए, क्यों आए, कैसे आए, किस पर एप्लीकेबल है, छोटा मोटा उसका डिस्कशन। यहाँ पे अपन एप्लीकेबिलिटी की भी बात करेंगे कि कौन सी एंटिटीज इंडेज फॉलो करती है। चल ऐसे ही ज्ञान की बात पूछता हूँ आपसे, तो बताइए इंडेज कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ICI या दोनों? लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू शेयर। एक पोल शेयर करिए मैंने आपके साथ, अब आप में देख सकते हैं इंडेज इशू किसके द्वारा किए जाते हैं। बेसिकली व्हाट माय क्वेश्चन इज। Sorry. Okay. Number 2, Indies are applicable on all companies, specified companies, companies plus LLPs, mandatory on companies, others like
फॉर्म्स ट्रस्ट एक्सेट्रा वॉलंटरी. लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से. पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकल के आ जाएगा. देखते हैं अपन बच्चों ने क्या बोला है. 73% ऑफ यू गिव द आंसर करेक्ट. शाबाश बच्चों. इंडेस आईसीआई इशू ही नहीं करता है. इंस्टीट्यूट की साइट पे अगर आप देखोगे तो 2015 में उन्होंने स्टैंडर्ड इशू किया था, पर फाइनली अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही इशू करता है. बिकॉज इंडेस आज की तारीख में भारत पे सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. तो इसका मतलब सारी कंपनियों पे लगते हैं क्या? नहीं, दे आर ओनली एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड. एलएलपीज पे भी लगते हैं क्या? नहीं लगते. नॉन एलएलपीज चाहें तो क्या वॉलंटरली फॉलो कर सकती है? नहीं कर सकती है. पार्टनरशिप फॉर्म्स, ट्रस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटीज, इनफैक्ट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, अगर आप कंपनी नहीं है या कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, जैसे फॉरेन सब्सिडरी पे लगेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, बट अदरवाइज अगर आप कंपनी नहीं है तो आपके ऊपर इंडेस की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं. चलिए, तो विद दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड लेट मी क्विकली शेयर विथ यू हाउ दीज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स वर इशूड. दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत हुई इसकी 1973. हम कॉपी में लिखना चाहें थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनाई गई, जिसने आज से रफली 50 साल पहले सोचा कि यार हर कंट्री अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगी अपने अपने, और अकाउंटिंग अलग अलग करेगी, तो कैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स होंगे. क्योंकि जब आपको यही नहीं पता है कि आपके प्रॉफिट्स निकालने का तरीका क्या है, तो मैं कैसे आपकी कंपनी में पैसे लगाऊं. और हेंस लोग सिर्फ वहीं पे पैसे लगाना प्रेफर करेंगे जिनके स्टैंडर्ड 19 या जिनकी अकाउंटिंग 19 स्टैंडर्ड से हुई है जैसी उनकी कंट्री. तो फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन 50 साल पहले किसी ने ये सोच रखी. एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने ये सोच के साथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया. यूरोप में इसका इनिशिएटिव लिया गया था. यूके वाज द पायनियर इन इट, और इन्होंने आईएएस इशू करना शुरू किया. 2001 में दुनिया को समझ में आया कि यार ये लोग जो काम कर रहे हैं ये काम तो सही कर रहे हैं. एंड दिस इज बेसिकली द ईयर इन 2001-2 व्हेन एक्चुअली आईएएस भी केम इनटू पिक्चर. तो कमिटी को बोर्ड का फॉर्म दिया, which was basically a global committee which had participation from various countries. इसकी बोर्ड में कई सारे लोग मेंबर्स शामिल किए गए, और आईएएसबी ने फिर आईएफआरएस इशू करना शुरू किया. आप यूँ समझ लीजिए कि आईएफआरएस इज नथिंग बट द न्यू नेम फॉर आईएएस. पहले आईएएस इशू होते थे और अब आईएफआरएस इशू होता है. तो क्या आईएएस आज भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल है. बस यूँ समझ लो कि जिन चीज़ों के ऊपर पहले आईएएस थे और बाद में आईएफआरएस आ गए तो उसके करस्पॉन्डिंग आईएएस डिलीट हो गए. बट जिन चीज़ों पे आज भी आईएफआरएस नए नहीं आए हैं क्योंकि उनके आईएएस ही अपने आप में रेलेवेंट है, तो वो आईएएस ही बरकरार है. तो आज की तारीख में अगर आप आईएफआरएस बोलते हो तो आईएफआरएस इज बेसिकली a combination of IAS and IFRS. It is not that they are a substitute of each another, but they are complementary. इन दोनों को साथ में फॉलो करके आप इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार अकाउंटिंग कर सकते हो. So this is something which started way back in 2001. 2007 से इंडिया ने डेलिब्रेट करना शुरू किया, यार हमें भी ये फॉलो करना चाहिए. बिकॉज 2009 वाज द ईयर जहाँ पे यूएस ने ये कह दिया था कि कोई भी फॉरेन कंपनी यूएस में आके लिस्ट करती है तो यूएस आज भी आईएफआरएस फॉलो नहीं करता है. उनके यूएस गैप ही है, वो अपने अलग ही चलते हैं, उनकी नाक थोड़ी ज़्यादा लंबी है. तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं फॉलो करेंगे, पर बाहर की कोई कंपनी, फॉरेन प्राइवेट इशूअर्स कहते हैं, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराती है तो फिर उनके ऊपर कंडीशन होती थी यूएस गैप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की. वो देने की बजाय वो आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट करेंगी तो एक्सेप्टेबल है. चाइना ने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिए. इंडिया पे ऑब्वियस सी बात है प्रेशर था कि यार हम भी कर लें ताकि हमारी कंपनीज को भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मिले. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन 2007 to 2014 भारत में इसके ऊपर क्या हुआ? डेलिब्रेशन, आईएफआरएस डेलिब्रेशन कि यार हम लोग क्या करें, आईएफआरएस एज इट इज फॉलो कर लें, नहीं करें मॉडिफाई करके फॉलो करें, क्या करें. और फाइनली 2015, मतलब ये भी मोदी सरकार आने के बाद, दैट्स अ गुड ओमेन, दैट्स इट, नथिंग एल्स. 2015 में फाइनली इंडिया ने क्या किया? इंडेस अडॉप्ट किया.
These Ind AS were actually prepared by ICI but issued by Ministry of Corporate Affairs. और कहा गया कि 2015 से अब वॉलंटरी बेसिस पे और 2016 से स्पेसिफाइड सेट ऑफ कंपनीज पे मैंडेटरी बेसिस पे Ind AS लगना शुरू हुए। ये जो Ind AS इशू किए गए, दीज वर बेसिकली लाइक IFRS। यानी हमने क्या किया दोस्तों, हमारे Ind AS is not equal to IFRS, but our Ind AS are very much similar to IFRS, and when I say IFRS, I include IAS also in that. इसका मतलब इन दोनों के बीच में there are few differences, and these differences are termed as, ये कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल ज्ञान है, ताकि आपको आगे के चैप्टर्स में ये सारी टर्म्स मिलेंगी तो आप थोड़ा सा इसको बस अच्छे से समझ पाओगे, एग्जाम में इसके कोई क्वेश्चन नहीं आते। इनको नाम दिया गया दोस्तों कार्विन और कार्बोनस। कार्विन का मतलब क्या है, डिफरेंसेस दैट डू नॉट ऑल्टर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टैंडर्ड्स। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहूं तो दीज डिफरेंसेस दैट डू नॉट रिप्रेजेंट कंसेप्चुअल डिफरेंसेस, जैसे कि उदाहरण के तौर पे IFRS ने कहा कि भैया हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहा जा सकता है। हमने बोला नहीं, हम तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही गए। तो सर क्या फर्क पड़ गया इससे? देखा जाए तो टेक्निकली वहां पे नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनफैक्ट स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पर इंडिया में नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, पर कंसेप्चुअली कुछ डिफरेंट नहीं, ये एक तरह का डिफरेंस होता है। तो इसमें जो डिफरेंस है ये कैसे डिफरेंसेस हैं, इसका एक एग्जाम्पल है नॉमेनक्लेचर डिफरेंस, नाम में डिफरेंस होना। दूसरा डिफरेंस है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑप्शंस। जैसे कई जगह IFRS फेयर वैल्यू और कॉस्ट दोनों प्रिंसिपल लाउ करता है कि भैया आप ईयर एंड पे चाहो तो फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर लो, कहीं कॉस्ट पे करना है कॉस्ट पे कर लो। पर इंडिया में हमने वहां पे कुछ जगह ऐसा बोला है कि नहीं, ये कॉस्ट पे ही वैल्यू कर। तो क्या मैंने IFRS के अगेंस्ट गया? नहीं, IFRS ने दो ऑप्शन दिए, मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, पर मेरा भी वो ऑप्शन IFRS में दिए गए दो ऑप्शन में से एक है, तो मैं IFRS तो फॉलो कर ही रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में फॉलो कर, यानी इससे मैं IFRS के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, तो इन्हें कार्विन कहते हैं। दैट मीन्स मैं अभी भी IFRS के दायरे में ही हूँ, कार्व इन, आई एम इनसाइड द IFRS ओनली। बट कुछ जगह वी हैव डिफरेंसेस व्हिच आर व्हाट, कंसेप्चुअल डिफरेंसेस। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपको याद भी होना चाहिए, ध्यान भी रखना, IFRS कहता है कि आपकी कंट्री के लोकल लॉज और IFRS में कहीं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप IFRS फॉलो करोगे, ना कि लोकल लॉज, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं कहा गया। यानी इंडिया में अगर कंपनीज एक्ट और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट आया तो हम कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे विदाउट डाउट, हालांकि वो आने नहीं देते क्योंकि इंडिया भी MCA इशू करता है, बट स्टिल हो सकता है NBFC के ऊपर इंडेस लग रहे हैं और RBI ने कोई दूसरा नॉर्म दे दिया तो आप RBI की बात सुनोगे, ना कि इंडेस की। बट IFRS कहता है नहीं, अगर ऐसा हो तो आप IFRS की बात सुनना, क्योंकि उनका उद्देश्य एक जैसे अकाउंट्स या स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करना अक्रॉस द ग्लोब। पर हम इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते कि लॉ के अगेंस्ट चले जाए, और ये सबसे बड़े कारण थे दोस्तों जिस कारण से हमने IFRS एज इट इज अडॉप्ट नहीं किए और हमने IFRS को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों, अगर इटली को भी अपना पिज्जा भारत में बेचना है तो जीरावन तो डालना पड़ेगा भैया, जब तक उसके ऊपर अपना मिर्च मसाला नहीं डलेगा। जीरावन समझते हो तुम लोग? अरे बहुत ही फेमस आइटम है मालवा की, कभी आइएगा आप। तो जब तक उसमें क्या आएगा, टोमेटो केचप। इटली में यू डोंट हैव केचप सर्व्ड विद पिज्जाज, यू ईट इट विद मस्टर्ड सॉस। डोमिनोज जब भारत आया था तो उसने चेन ओपन करी और उसने बोला ट्रूली इटालियन पिज्जा। वो टोमेटो केचप ही नहीं देता था, मस्टर्ड सॉस देता था, येलो कलर का, एकदम खतरनाक और टिंगी टेस्ट, एकदम आपने चख लिया तो आप समझ। अब हमारे यहाँ तो दोस्तों बिना टोमेटो केचप, जिसको कुछ लोग सॉस और अपन लोग सास कहते हैं, जब तक सास नहीं दिया जाए तब तक अपन तो पिज्जा खा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो आखिरी की पीछे पीछे की लेयर होती है वो तो केचप से ही कंप्लीट होती है। तो डोमिनोज के सारे आउटलेट बंद करना पड़े उसको। फिर वो भारत में वापस से आया जुबिलियंट फूड वर्क्स के साथ इंडियन स्ट्रैटेजी बना के। उसने बोला नाम सिर्फ पिज्जा, इटालियन पिज्जा होना चाहिए, बाकी टेस्ट में अपने को कुछ नहीं चाहिए भैया। भारत में चलाना है तो तुम दो पनीर टिक्का पिज्जा।
ये चलेगा। तुमको लगता है इटली में पनीर टिक्का पिज्जा चलता होगा, बात खत्म। तो ये बात सिंपल कर दी इन्होंने, क्या कि यार कंसेप्चुअल, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा तो ये चीजें चलेगी, इसलिए हम IFRS एज इट अडॉप्ट नहीं कर पाए, हमने उससे कन्वर्ट किया। तो अब आज भारत की कोई एंटिटी अगर यूएस में लिस्टेड है तो उसको यूएस में यूएस गैप के नहीं बनाना है, IFRS के स्टेटमेंट देना है, पर वो इंडिया में तो इंडियस की बना रही है, तो इंडियस से IFRS वाले स्टेटमेंट बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे कार्विन आप मिला लोगे तो दे विल नॉट बी वेरी सब्सटैंशियल, कुछ मुश्किल से 12-13 मिला के कार्विन कार्वआउट्स है। तो इतने डिफरेंस आप कर दिए तो आपके क्विकली इंडियस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एज पर IFRS, फिर आप इंटरनेशनल उसको फाइल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। तो इन्हें कार्वआउट्स कहा जाता है। हमारे सिलेबस में बधाई हो बधाई हो बधाई हो, ना तो कार्विन है ना कार्वआउट है। सो neither IFRS or IAS or Carvins or carve-outs are there in your CA final FR syllabus। हाँ, अगर आप GFRS लेने का प्लान करते हो, जिसका मैं आपको कभी बाद में इनपुट दूंगा, देन डेफिनेटली आपको ये पढ़ना पड़ेंगे, बट अदरवाइज आपको CA फाइनल में इनमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको जरूर दे दिया। हम जो फॉलो करेंगे ये सारे इंडेस फॉलो करेंगे। इंडेस भारत में इशू किए गए अंडर कंपनीज इंडेस रूल्स 2015। ये वो रूल्स है जिसके अंतर्गत इंडेस किस पे लगेंगे ये बताया गया, और इसी रूल्स के अंतर्गत सारे इंडेस इशू किए जाते हैं। ये हर साल अमेंड होते जाते हैं, साल में एक बार IFRS में अमेंडमेंट होता है, साल में एक बार इनमें भी अमेंडमेंट होता है, कभी 2 बार भी हो जाता है, बट वंस इन अ ईयर यूजुअली होता है। 2022 के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मार्च में आ चुके हैं, जो अपनी किताबों में बात करें। तो कंपनीज इंडेस रूल्स 2025 स्पेसिफाई करता है कौन कौन सी कंपनीज हैं दैट आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडेस, others will have to follow accounting standards। तो ये क्लियर है कि ये इंडेस की लिस्ट है, रेसिड्यूरी पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जाएगा। किन कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है? तो इसमें एक नेगेटिव लिस्ट है, ये कंपनियां चाह के भी फॉलो नहीं कर सकती, और वो है बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग भारत में आज भी RBI और IRDA प्रिस्क्राइब करता है, तो ये लोग चाह के भी फॉलो नहीं कर सकते, वॉलंटरीली भी नहीं कर सकते। दिस इज नेगेटिव लिस्ट। देन देयर इज अ स्पेसिफाइड लिस्ट who also have a voluntary option to follow। तो कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज है जिन्हें फॉलो करना ही करना है। तो इनफैक्ट इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देयर आर सर्टन स्पेसिफाइड कंपनीज। आज की तारीख में बहुत ही ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ आपको, तो स्पेसिफाइड कंपनीज की 2 कैटेगरी है, एक है NBFC और एक है अदर्स। और इन दोनों में कहा गया है कि कोई भी NBFC अगर लिस्टेड है तो, या फिर अगर उसकी एंड नहीं और नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ये एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखना होता है। एंड अदर्स के केस में भी सेम है, लिस्टेड या फिर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। नेटवर्थ का क्या मतलब है, कब देखना होता है, लिस्टेड का क्या मतलब है, ये सब रोड मैप में पढ़ेंगे एकदम लास्ट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आइडिया आपको इसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ। ये स्पेसिफाइड कंपनी है जिनको फॉलो करना है, यानी बहुत सारी कंपनियों पे इंडेस लगेंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज की बहुत लंबी लिस्ट होगी। अगर आप लिस्टेड हो और आपकी नेटवर्थ नेगेटिव है तो भी आप पे इंडेस ही लगता है, लेकिन आप लिस्टेड नहीं हो तो फिर नेटवर्थ का क्राइटेरिया 250 करोड़ का। एक बार आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे क्रॉस कर जाती है 31 मार्च पे, तो आपके इंडेस लग जाएंगे। इसके अलावा वॉलंटरी चॉइस इज अवेलेबल टू एनी कंपनी एक्सेप्ट NBFC, बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज। यानी NBFC तभी इंडेस फॉलो करेगी जब उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ रही है, नहीं आ रही है तो उसे AS ही फॉलो करना है, बट बैंक और इंश्योरेंस कंपनी तो कभी भी फॉलो नहीं करेगी। इन तीनों कैटेगरी के अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो अगर इन लिमिट्स में आ रही है तो करना ही है, और अगर इन लिमिट्स में नहीं आ रही हैं तो उनके पास ऑप्शन है AS फॉलो करें या इंडेस फॉलो करें।
यानी स्पेसिफाइड कंपनीज पे तो मैंडेटरी है इंड एस फॉलो करना। ये आपको कुछ भी अभी याद नहीं रखना है, पूरे चैप्टर में अलग से कवर करेंगे, सिर्फ आगे के चैप्टर में थोड़ा आपको नॉलेज रहे कि यार कौन लोग इंड एस फॉलो करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये सारी कंपनियां अगर इंड एस फॉलो करती है तो कभी भी अगर आपने इंड एस अप्लाई किए और टू बी फॉलोड, तो उस केस में योर होल्डिंग कंपनी, जिसे पेरेंट कंपनी कहते हैं, योर सब्सिडरी कंपनी and your associate companies including joint ventures will also have to follow this, क्योंकि इनके साथ आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेस में तभी बन सकते हैं जब सबकी अकाउंटिंग पॉलिसी एक जैसी हो, यानी हर कोई इंडेस फॉलो करे। एक प्रॉब्लम वो आती है कि आपकी सब्सिडरी, आप पे इंडेस लग रहा है और आपकी सब्सिडरी बैंक है, तो फिर बैंक चाह के भी फॉलो नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे फिर वो एस वाली ही बनाएंगी, फिर उसको इंडेस के बना के आपको देना पड़ेंगे ताकि कंसोलिडेशन फैसिलिटेट हो। इस पे ज़रा भी सोचना मत ज़्यादा, ये सब अपन पढ़ेंगे, रोड मैप के चैप्टर में आता है, सिर्फ इनिशियल एप्लीकेबिलिटी समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा देयर इज नो एग्जिट फ्रॉम इंडेस। एक बार आप पे इंडेस लग गए या आपने स्वेच्छा से इंडेस फॉलो करना शुरू कर दिए, फिर भले ही आप अनलिस्टेड हो गए हो, नेटवर्क कम हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, अब आपको आजीवन इंडेस ही फॉलो करना, यानी यहाँ आने के दरवाजे खुले हैं, जाने के बंदे अफगानिस्तान टाइप है, क्या ऐसा नहीं बोलते। तो ये आपका छोटा सा लॉजिक है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज कार्व इन, कार्व आउट, इंडेस कौन सी एंटिटीज पे एप्लीकेबल है एंड स्टफ लाइक दैट। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि इंडेस आर इशूड बाय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड दे आर ओनली एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, their foreign subsidiaries may also get covered. तो फॉरेन सब्सिडरी जेवी एसोसिएट है तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है, बाकी इट इज नॉट एप्लीकेबल इवन वॉलंटरली फॉर LLPs, फॉर्म्स, प्रोप्राइटरशिप्स, ट्रस्ट एक्सेट्रा। ये लोग चाह के भी फॉलो नहीं कर सकते। तो आप यूँ समझ लो दोस्तों, जिन कंपनियों में आपको जॉब करनी है या प्रैक्टिस करोगे, तो जिन कंपनियों की आप प्रैक्टिस करना चाहोगे वो सब आज की तारीख में इंडेस फॉलो करती है, यानी यही आपका फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग है, इनफैक्ट यही आपका प्रेजेंस ऑफ अकाउंटिंग। एएस की अब लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी रह गई है, मोस्टली नंबर्स में बहुत लार्ज एंटिटीज पे आज भी एएस लगते हैं, बट वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे तो बड़ी कंपनियां सारी इस पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक बात है दोस्तों, तो इसके साथ आपका एक छोटू सा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेस और एप्लीकेबिलिटी का डिस्कशन हो जाता है। इसमें किसी के कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए डाउट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई थिंक वी हैव डन विद दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन स्टफ एंड वी आर गुड टू स्टार्ट विद आवर बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आफ्टर द ब्रेक। अभी तक का हमारा पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी था, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। मुद्दे की बात अपन शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट में, where we will actually talk about some basic fundamentals, which are, let's say, the basic pillars of Indies. ये भी अपने आप में मालूम है कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ आप पहली बार इंडेस पढ़ रहे हो तो मैं आपको बेस बनाने के लिए चीज़ें पूछूंगा, बट ये चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपकी बेस बिल्डिंग होएगी जिससे आप सारे इंडेस अच्छे से समझ पाओगे। यानी यूँ समझ लो कि अब ज्ञान गणित वाला पूरा डिस्कशन हो गया अपना खत्म, और अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो सब होने वाली है मुद्दे की बातें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड एक्सप्लेनेशन। चलिए, त्विषा एज अ क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन अगेन अबाउट मैंडेटरी कंपनी टू फॉलो इंडेस? ओके, मैंडेटरी कंपनी टू फॉलो इंडेस का मतलब ये हुआ कि इन कंपनियों को इंडेस फॉलो करना ही करना पड़ेंगे। वाह वाह सर, आपने तो अंग्रेजी का अंधे अनुवाद कर दिया। नो वरीज, आप समझना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, पर मैं फिर भी आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये सब रोड मैप में अपन पढ़ेंगे। देखो, अगर आपको इंडेस की एप्लीकेबिलिटी बहुत ही ब्रीफ में समझना है तो आप ऐसे समझिए कि मैं हूँ एक कंपनी, तो मुझे पूछना है क्या मैं एक बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी हूँ
अगर मेरा जवाब है हाँ तो फिर मुझ पर येस लगता है, मेरा जवाब है नहीं तो क्या मैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हूं? मेरा जवाब है हाँ। क्या मैं लिस्टेड हूं? अब लिस्टेड में डेट इक्विटी क्या लिस्टेड है उतनी डिटेल में नहीं जाते, वो रोड मैप में पढ़, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं तो लिस्टेड हूं। तो फिर मैं कहूंगा आप इंडेस फॉलो करो। मैंने कहा नहीं मैंने तो लिस्टिंग नहीं कराई है। मेरा अगला सवाल होगा क्या इस एनबीएफसी की नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है? कब देखते हैं? 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर पे। नेटवर्थ एज पर कंपनीज एक्ट क्या होता है बाद में। मैं बोलता हूँ हाँ है, तो भी आपको इंटरेस्ट होगा। मैंने बोला नहीं ये भी नहीं है, तो फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप पे इंडेस लग रहे हैं तो फिर आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट को कंपल्सरली इंडेस फॉलो करना। अब इसकी कहानी अगर रोड मैप पे पढ़ोगे तो डेट भी आ जाएगी। तो 2018-19 पे एनबीएफसी पे लागू हुए थे, पुरानी हो गई तो अपडेट करते हैं इंपॉर्टेंस। मैंने बोला सर जी मैं तो एनबीएफसी नहीं हूँ। ओ हो तुम एनबीएफसी नहीं हो? नहीं सर। ठीक है, तो फिर क्या तुम एनबीएफसी नहीं हो तो इसका मतलब यू आर बेसिकली अ कंपनी विच इज नॉट अ बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी। जी हुजूर बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या आप लिस्टेड हैं? हमने कहा है जी बिल्कुल है। हम बोलेंगे चलो महोदय एक काम करो, आपको इंडेस फॉलो करो, प्लस आपके साथ साथ आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी एंड एसोसिएट को भी इंडेस फॉलो करना। बस ये ध्यान रखिएगा जब भी मैं ऐसा लिखूं तो इसमें एक्सेप्ट अगर आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी, उसको तो कभी भी नहीं करना, चाह के भी नहीं कर सकते। मैंने बोला नहीं सर मैं लिस्टेड नहीं हूँ। बोला नहीं हो? क्या आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है? मैंने बोला हाँ जी है। तो फिर हम बोलेंगे वापस से अब आपको इंडेस फॉलो करना है और आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट को भी। मैंने बोला नहीं जी मेरी तो नेटवर्थ भी 250 करोड़ से कम है। मैंने कहा क्या आप वॉलंटरली फॉलो करना चाहते हो? अपनी इच्छा से इंडेस लगाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ इच्छा तो हो रही है जी फॉलो करने की। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको और आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट सबको इंडेस फॉलो करना है। मैंने बोला नहीं जी मेरी तो नहीं है इच्छा। फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो। एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ। आपने सवाल पूछा तो मेरा कर्तव्य था जवाब देना। ये ऐसे होगा। बताओ और भी कोई डाउट है आपके? त्विषा डज दैट क्लैरिफाइज योर डाउट? तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया किस पे लगने किस पे। बताएं और सवाल है इस पे तो पूछिए प्लीज। नेटवर्थ लिमिट 250 करोड़ है, 250 इसकी भी है, 250 इसकी भी है। तो सर अलग अलग दी क्या है? एनबीएफसी और अदर देन एनबीएफसी में बस दो फर्क है। पहला, अदर देन एनबीएफसी से इंडेस 1416 से लगना शुरू हो गए थे। 1416 में 500 करोड़ की नेटवर्क थी और 1417 से बोल दिया 250 करोड़। तो आज की तारीख में तो 250 रेलिवेंट होगा। पर एनबीएफसी पे एप्लीकेबिलिटी 1418 से आई।
तो उन पे 18-19 यानी 2 साल डिफर्ड एप्लीकेबिलिटी थी। तो एक डिफरेंस एनबीएफसी और अदर कंपनीज में ये है कि एनबीएफसी पे एप्लीकेबिलिटी 2 साल बाद आई थी, पर अब आप 2022 में अगर खड़े हो तो आपके लिए ये रिलेवेंट है। दूसरा डिफरेंस है एनबीएफसी वॉलंटरली आज भी इंडेक्स फॉलो नहीं कर सकती, यानी अगर उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है और वो लिस्टेड नहीं है और उसकी कोई ग्रुप कंपनी इंडेक्स फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में वो चाह के भी इंडेक्स फॉलो नहीं कर सकती। पर अदर देन एनबीएफसी है तो वो कर सकती है। नॉट टू मेंशन दैट बैंक और इंश्योरेंस चाह के भी नहीं कर सकती। ठीक है जी, चलिए चार्ट से अच्छे से समझ में आ गया। ओके परफेक्ट है, आई थिंक ये अच्छा था। ऐसे मैं रोड मैप में अच्छे से कराऊंगा, आप चिंता मत करो, पर अभी इसका रेलेवेंस नहीं है इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ दिया आपके लिए। ब्रेक में जाने से पहले अगर आप लोग परमिशन दें तो 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा ताकि ब्रेक में आपका दिमाग उन पर चलते रहे, और उसके बाद फिर ब्रेक के लिए विथ फूड फॉर थॉट और फूड फॉर स्नैक्स छोड़ने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, अपना कोर डिस्कशन आज का शुरू करेंगे। तो मेरा सवाल है दोस्तों आप लोगों से, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली माय क्वेश्चन टू यू। ओके देयर वी गो, आई एम शेयरिंग दीज पर्टिकुलर 2 क्वेश्चंस विद यू। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, क्या कहते हैं। क्वेश्चन बोलता है लैंड कॉस्टिंग 50 लाख हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 55 लाख्स। नहीं ये क्या है, 55 लाख की मार्केट वैल्यू का 50 लाख में मिल गया, जुगाड़ क्या बात है। आगे कहा गया है सेलर वाज इन अ हरी, बेचने वाले को बहुत जल्दबाजी थी तो जल्दी जल्दी में उसने क्या किया, एंड हेंस दिस बार्गेन परचेज वाज मेड, सस्ते में बेच दिया उसने, बोला जो पैसे मिले यार बेचो और अपन तो भागो, उसको भागना होगा लंदन चढ़ने। ठीक है, नीरव मोदी विजय माल्या वाला कोई केस होगा। तो हमने 55 की जमीन 50 में खरीद ली, ये वी सो हैप्पी विथ मेकिंग दिस बार्गेन परचेज। तो बताइए मैं कितने पे इस असेट को रिकॉर्ड करूंगा, 50 विच इज माय कॉस्ट और 55 विच इज द मार्केट वैल्यू। और अगर मैं 55 पे रिकॉर्ड करूंगा तो एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट 55 टू कैश बैंक 50 टू 5 का गेन क्या प्रॉफिट में डालूंगा पीओआरएल में या कैपिटल रिजर्व में, व्हाट विल आई डू। और इसका जवाब दोस्तों क्या है, ऑब्वियस सी बात है 50, और इसके पीछे रीजन क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट, ये भी दिया हुआ है आपको। दिस वाज बेसिकली अ पोल, ना दिस वाज अ क्विज। देखते हैं दोस्तों इस क्विज में क्या परफॉर्मेंस रहा लीडर बोर्ड में। ओह हो यशविनाथ बहुत बहुत बधाई बेटा, तुमने सबसे पहले सही जवाब दिया, फॉलोड बाय श्रेया एंड देन मोहित धीमन और निशी। ओ माय गॉड, लड़के और लड़कियों में एकदम कांटे की टक्कर चल रही है, एक बंदा एक बंदी, इस तरह का बहुत सही जा रहे हो बॉस। तो दोस्तों आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि कॉस्ट प्रिंसिपल चलता है, और ये कॉस्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत हम जब भी चीजों को खरीदते हैं तो किस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। हालांकि क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता अगर मैं आपसे सवाल पूछता कि मार्केट वैल्यू किसी चीज की 50 है पर मैंने 55 में खरीदी क्योंकि मुझे जल्दी थी खरीदने की, तो जो दाम पे मिली ले ली, कितने पे रिकॉर्ड करूंगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जमाने में मैं कहूंगा कि मैं उसे उस केस में भी 50 जो मैंने परचेज प्राइस दी है 55 पे किया, अगर मैंने 50 की चीज ज्यादा में खरीदी है तो भी मैं 55 पे रिकॉर्ड करूंगा। दिस इज बेसिकली माय कॉस्ट कंसेप्ट। नेवरदलेस अब एक और सवाल मैंने आपसे पूछा, ये सवाल कहता है ए लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड बी लिमिटेड। तो पिछले और इस क्वेश्चन में फर्क समझिएगा, पिछले में मैंने एक व्यक्ति से जमीन खरीदी थी, इसमें कंपनी ने दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर दिया है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार AS 14 लगना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है ये। आगे कहते हैं एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 50 lakhs, 50 लाख रुपए हमारा पीसी था, इतना तो ध्यान होगा ही आपको, इट वाज पेबल इन कैश, तो कोई इक्विटी नहीं, कैश यानी नेचर ऑफ परचेज है। बी लिमिटेड हैड ओनली लैंड एज एन असेट, बी लिमिटेड के पास सिर्फ और सिर्फ जमीन ही थी एसेट में, यानी इन्हें बी लिमिटेड को खरीदा, उसकी बैलेंस शीट में असेट के नाम पे एक ही असेट आ रही थी, क्या, जमीन, जिसकी बुक वैल्यू 10 लाख है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, पढ़ते हैं आगे। एंड मार्केट वैल्यू 55 लाख, अच्छा मार्केट वैल्यू 55 है, और इसकी किसी प्रकार की कोई दूसरी लाइबिलिटीज नहीं थी, अच्छा किसी तरह की इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं, यानी इसकी बैलेंस शीट में बस एक ही एसेट आ रही है, समझो जमीन। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, अरे जो क्वेश्चन में लिखा है उससे सोचो ना, पॉसिबल क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछो। तो आप समझो कि आपने एक कंपनी खरीदी, उसके पास एक असेट और कोई लाइबिलिटी नहीं,
वो असेट की मार्केट वैल्यू 55 लाख है, लाइबिलिटी 0 है, तो नेट असेट 55 के हो गए। पीसी मेरा 50 लाख है। मेरा सवाल है कि इस केस में ए लिमिटेड इस ट्रांजैक्शन को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे अकाउंट फॉर करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सिंपली क्या करूं, record land at 50 lakhs being the amount of purchase consideration paid। तो जो मैंने पीसी पे किया उतने पे रिकॉर्ड कर दूं, कितना पीसी दिया है 50, तो मैं सिंपली बोलूँ कि भैया 50 मैंने दिए और मेरी कंपनी आ गई सामने वाली, तो 50 पे उस असेट को रिकॉर्ड कर देते, कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व। दूसरा लॉजिक है रिकॉर्ड लैंड एट 10 लाख बीइंग बुक वैल्यू एंड गुडविल ऑफ 40 लाख। तो मैं ये कहूंगा कि भैया जो कंपनी मैंने खरीदी है उसकी बुक्स में तो 10 की जमीन आ रही है, तो मैं 10 पे रिकॉर्ड कर देता हूं, और मैंने 50 दिया है पीसी, तो डिफरेंस गुडविल में चले जाता है एज पर एज 14। पीसी माइनस नेट असेट्स इज इक्वल टू गुडविल। याद होगा आपको शायद। नहीं सर ऐसा नहीं है, जो जमीन खरीदी है 55 लाख की मार्केट वैल्यू की है, तो मैं उसे 55 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा, और मैंने जो पैसे यहाँ पर दिए हैं वो 50 लाख ही हैं, तो इसका मतलब लैंड डेबिट होगा 55 से, पर टू बिजनेस परचेज होगा 50 से, तो 5 की बचत हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीसी कम है और नेट एसेट ज्यादा है, तो इसके लिए मैं 5 कैपिटल रिजर्व में डालूंगा। और कुछ लोग कहते हैं सर बी और सी दोनों ही हो सकता है। मैंने इसमें जान करके आंसर नहीं दिया, इसे पोल फॉर्म में लिया है जस्ट टू सी व्हाट पीपल हैव टू से। मेजॉरिटी हैव सेड ईदर बी, और इनफैक्ट किसी ने बी बोला है तो किसी ने सी बोला है, कुछ लोगों ने बी और सी दोनों। अब ये छोड़ो दोस्तों, मैं आपसे कुछ और समझना चाहता था, वो क्या है अब उसकी बात कर। बहुत ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। आप देखो, अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को साथ साथ में कंपेयर कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ कॉरलरी बिटवीन दीज टू थिंग्स। दिल पे हाथ रख के जवाब दो दोस्तों। पहले वाले केस में मैंने एक आदमी से उसकी जमीन खरीदी 50 लाख रुपए में, जिसकी मार्केट वैल्यू 55 लाख थी, लेकिन दूसरे वाले केस में मैं कौन हूं, ए लिमिटेड ने दूसरी कंपनी खरीदी, कौन है, बी लिमिटेड। पर अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो हुआ कुछ नहीं है, बी लिमिटेड की सिर्फ एक ही एसेट थी जो मेरे पास आ गई है, वो है लैंड। यानी अगर मैं इन दोनों केसेस में एक कंपैरिजन ड्रॉ करूं तो कंपैरिजन ऐसा बनता है कि केस 1 और एग्जाम्पल 1 में ए बॉट फ्रॉम बी land of fair market value 55 lakh at 50 lakhs. But in my example 2, A limited bought B limited, एक्चुअल में अगर मैं इसे इन सब्सटेंस देखूं तो A limited basically acquired the land of B limited. Where the land had a fair market value of 55 lakh and it was purchased at PC of 50 lakhs. मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है जिसको आप चैट में जवाब दो, मैं कोई पोल नहीं डाल रहा हूं। सब्सटेंस में, सब्सटेंस समझते हो आप? सब्सटेंस का मतलब क्या है? रियलिस्टिकली, लीगल फॉर्म में नहीं। लीगल फॉर्म में क्या दिख रहा है दैट इज अनदर मैटर, सब्सटेंस में क्या हो रहा है दैट इज समथिंग व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। लीगल फॉर्म में वो मेरी कोई नहीं है, बट सब्सटेंस में लिव इन रिलेशनशिप है हमारी उसके साथ। लीगल फॉर्म में वो मेरी रिलेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने किसी प्रकार का कोई ऐसा क्या है, किसी सूत्र में नहीं बंधे हैं। तो इसलिए भारत में हमें और उसे इस रिश्ते को क्या नाम दें, लिव इन, और ये नाम हमारे भारतीय कानून में कहीं पर भी नहीं। तो लीगल फॉर्म में शी इज नॉट रिलेटेड टू मी, बट सब्सटेंस में आई मीन एवरीथिंग ऑफ व्हिच आई डू इज समथिंग व्हिच इज व्हाट शी सेज। उस लॉजिक से मैं आपसे पूछ रहा हूं, चैट में बताइएगा, क्या सब्सटेंस में ये दोनों ट्रांजैक्शन एक जैसे? क्या सब्सटेंस में दोनों केस में बायर ने 55 लाख की मार्केट वैल्यू की चीज 50 लाख में परचेस करी है? हाँ या ना, चैट में बताइए दोस्तों, जल्दी बताओ दोस्तों। ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए? चलो कम ऑन, टेल मी let's see what people have to say. You want to put in any of your remarks, please do that, but I'm waiting for your chats. Hello, bolu.
लेट्स सी, आप चाहे तो प्राइवेट में डालें, इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विथ योर चाइल्ड, आपको लगता है पूरी दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए तो आप पब्लिक में डालिए, जैसी आपकी इच्छा है वैसी डालिए, पर मुझे सिर्फ एक चीज का सवाल का जवाब चाहिए, क्या सब्सटेंस में दोनों केस में बायर ने 55 लाख की मार्केट वैल्यू की लैंड 50 लाख कैश में खरीदी है या नहीं? क्या बोलते हैं? देखिए, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है यस, बहुत बढ़िया। तो अगर सब्सटेंस में ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन एक है तो इनकी अकाउंटिंग क्यों अलग अलग है? इसकी अकाउंटिंग होना चाहिए एज पर AS 10 और AS 10 के अनुसार अकाउंटिंग होना चाहिए लैंड अकाउंट डेबिट। कितने पे? कॉस्ट मेरी 50 लाख टू बैंक 50 लाख, बेसिकली एज पर कॉस्ट प्रिंसिपल। लेकिन वहीं पे इफ आई गो हियर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आई हैव टू डेबिट व्हाट? तो मैंने खरीदा एक बिजनेस, तो आई से बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, उसे मुझे 50 लाख देने, एंड देन आई विल रिकॉर्ड असेट विच इज लैंड टू बिजनेस परचेज। नाउ हियर आई हैव टू ऑप्शंस, either I record land at 55 lakh and record a capital reserve of 5 lakh, or I have an alternate option to record land at 10 lakhs and accordingly in that particular case recognize a goodwill of 40 lakhs. दोस्तों अब थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा, चीज़ें दिमाग में बिठाने के लिए, अब अपने को समझने के लिए क्या करना है, we'll have to start opening our minds because अब वेलकम टू CA फाइनल दोस्तों, अब आप रियल वर्ल्ड में आ रहे हो, अब चीज़ें बहुत बदल सी गई हैं और अब आपको रियलिस्टिकली देखना है। आप लोगों ने दोस्तों बचपन में टैक्स प्लानिंग सुनी होगी एज एन इंटरमीडिएट में कि कैसे लोग टैक्स को प्लान कर लेते हैं और टैक्स बचा लेते हैं। दोस्तों मालूम है आज की तारीख में टैक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट प्लानिंग, जिसे टेक्निकल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अर्निंग्स मैनेजमेंट कहा जाता है। आज बड़ी से बड़ी कंपनियां इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या टैक्स लाइबिलिटी आती है, ये चाहती है कि उनके प्रॉफिट्स अच्छे से मैनेज हो, अर्निंग्स बढ़िया दिखे, ताकि शेयर की प्राइस बढ़ती है। शेयर की प्राइस जितनी बढ़ेगी उतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और अब तो स्टार्टअप का ज़माना है, तो पूरा खेल ही नंबर्स का है कि आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन कैसे मैनेज करते हो। आप देखो आज की तारीख में कहाँ ये डिस्कशन होते हैं कि कैसे टैक्स बचाया जाएगा, ये सब ज़्यादातर फैमिली ओन बिजनेसेस के लिए रह गया है। लार्जर एंटिटीज ऑल प्लान टू मैनेज देयर। अब आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट पे तो कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं दिख रहा है, बट रिजर्व्स पे, बैलेंस शीट पे अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं कि इससे अकाउंटिंग में यू हैव दीज टू पर्टिकुलर ऑप्शंस अवेलेबल। यहाँ पे आपके पास या तो गुडविल बुक करने का ऑप्शन है या फिर आप कैपिटल रिजर्व बुक कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 मैंडेटरी बेसिस पे ये नहीं कहता है कि आपको जो असेट आपने अमलगमेशन में लिए उसे फेयर वैल्यू पे मेजर ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट इट इज साइलेंट, तो आपके पास चॉइस। बेहतर अकाउंटिंग लॉजिकल होगी कि भाई आप लैंड को फेयर वैल्यू पे मेजर करो विच इज 55 लाख, पर ऐसा करोगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा 5 लाख। यानी अगर आपने एक कंपनी खरीदी है तो 55 की चीज 50 पे मिली तो 55 पे रिकॉर्ड होगी और 5 का कैपिटल रिजर्व आएगा, यानी वहां पे कॉस्ट कंसेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक कंपनी नहीं खरीदी है, सिर्फ एक असेट खरीदा है, तो वहां कॉस्ट कंसेप्ट लगेगा। आपकी 55 की चीज 50 पे खरीदी है तो भी 50 पे रिकॉर्ड होगी। क्या ये अपने आप में दोनों लॉजिकली देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? और अगर आपको लगता है कि हाँ है, इसका मतलब दोस्तों आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे इंडेस। तो जो अपन बेसिक प्रिंसिपल्स इंडेस के पढ़ते हैं, इंडेस के जो बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर इंडेस बेस्ड है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक पिलर्स ऑफ इंडेस और फंडामेंटल्स ऑफ इंडेस वी विल डिस्कस अंडर 4 पर्टिकुलर कैटेगरीज। सबसे पहले, पूरे इंडेस आर प्राइमरली बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन। यही चीज जब आप इंडेस में पढ़ते हो तो मालूम है इंडेस क्या बोलता है? इंडेस बोलता है हमें इससे मतलब नहीं है कि ए ने बी से खरीदा या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा, हमें मतलब इससे है कि आपने असेट खरीदा या बिजनेस खरीदा। अगर आपने बिजनेस खरीदा है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व बुक होएगा, अगर आपने असेट खरीदी है तो कभी गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, जो कॉस्ट पे करी उतने पे असेट बुक कर। फिर भले ही आपने कंपनी खरीदी,
यानी वो ये कहता है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा, बी लिमिटेड क्या कोई बिजनेस कर रही थी या उसके पास सिर्फ एक जमीन थी, और अगर सिर्फ जमीन नाम की उसकी एक असेट है और उसका कोई बिजनेस नहीं है तो भले ही ए लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बी लिमिटेड, अमलगमेशन AS14 आप लगाते होगे, पर हम यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो काउंटर आपका पैरेलल स्टैंडर्ड है अमलगमेशन जैसा, वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गुडविल कैपिटल रिजर्व लॉजिकली कब आना चाहिए? जब आप एक धंधा खरीदते हो, तो हो सकता है कि आप उस धंधे में असेट्स की वैल्यू के अलावा कुछ पैसे दे रहे हो या कुछ पैसे कम दे रहे हो, क्योंकि उस कंपनी की कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव गुडविल है, इसलिए वहां पे सारी चीजें फेयर वैल्यू पे आएगी, और आप जो पैसे दोगे उसका और इसका डिफरेंस माना जाएगा कंपनी की वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है गुडविल और कैपिटल। पर अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो जिसका कोई धंधा ही नहीं है, सिर्फ असेट ही है, और उसी के लिए आप उसको खरीद रहे हो, तो वो जो असेट की वैल्यू है उस पर आप असेट रिकॉर्ड करोगे, और उसके लिए कितने पैसे पे रिकॉर्ड करोगे? जितने आपने दिए हैं, उससे फेयर वैल्यू का कोई लॉजिक ही नहीं। यानी एएस में लॉजिक क्या लगता है? इफ यू आर एब्जॉर्बिंग अ कंपनी अप्लाई AS14। इंडेज में वही लॉजिक क्या होगा? इफ यू आर एक्वायरिंग अ बिजनेस देन अप्लाई प्रिंसिपल्स लाइक इन AS14 व्हिच इज नोन हियर एज बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं कहता हूं कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा और उसका कोई बिजनेस नहीं है, तो माना जाएगा कि हमने सिर्फ बी लिमिटेड के एसेट्स खरीदे हैं, जो कॉस्ट दिए उसी पे रिकॉर्ड होएगा, कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। यानी यहाँ पे ये जैसा ए ने बी को खरीदी, बी की जमीन खरीदी 50 पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, सेम खरीदा। पर अगर मैं कहता हूँ ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा और उसका एक बिजनेस है और उसके बिजनेस में ये सारी कई सारी एसेट्स हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस में फिर वहां गुडविल और कैपिटल रिजर्व बुक करूंगा, फेयर वैल्यू पे लेके आऊंगा। फिर वहां पे वो ऑप्शन नहीं देता है कि आप चाहो तो बुक वैल्यू पे लाओ, चाहो तो फेयर वैल्यू पे, वो बोलता है फेयर वैल्यू पे ही लाना पड़ेगा ताकि मालूम पड़े गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना है। इंडेस बोलता है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड नहीं खरीदी, सिर्फ उसका एक डिवीजन खरीद लिया, यानी बी लिमिटेड आज भी बरकरार है। अब आप सोचो एएस में आप इसकी अकाउंटिंग किसी स्टैंडर्ड में नहीं कर पाते। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? आईटीसी के बहुत सारे बिजनेस है, उनका एक माचिस का बिजनेस है, एक अगरबत्ती का बिजनेस है, जो छोटे बिजनेस है। उन्होंने बोला यार अगरबत्ती का बिजनेस अपन क्या करते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी अगरबत्ती हमारे गोडाउनों में जो हमारे C&F एजेंट है वो माचिस, अगरबत्ती और सिगरेट साथ में रखी जा रही है। अब हो ये रहा है कि लोग, तो लोग क्या करते हैं भैया, जैसे ही लोगों ने गोल्ड फ्लैग विल्स ली, धुआं जलाया, वैसे ही उनको एकदम चंदन की पावन खुशबू आना शुरू हुई, क्योंकि अगरबत्ती की स्मेल इसमें आती। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम हो गई थी आईटीसी के साथ, तो फिर आईटीसी ने क्या किया, इंसेंस पैक्ड कॉन्सेप्ट निकाला, खूब एडवर्टाइज किया कि भैया पूजा की अगरबत्ती को स्मेल नहीं किया जाता है यूज करने से पहले। वो उसके पीछे लॉजिक कुछ और था। लॉजिक ये था कि उनकी सिगरेट में पूजा की अगरबत्ती की खुशबू आने लग गई थी। एनीवेज, तो मुद्दे की बात यह दोस्तों कि कंपनी सपोज अगरबत्ती का अपना पूरा डिवीजन बेच रही है, तो लेट्स से आईटीसी सेलिंग इट्स अगरबत्ती डिवीजन टू जेड ब्लैक अगरबत्ती। टेक्निकली जेड ब्लैक आईटीसी कंपनी नहीं खरीद रही है, यानी यहाँ पे कोई एक्विजिशन ऑफ कंपनी नहीं है, अमलगमेशन नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो टेक्निकली ये परचेज ऑफ असेट होगा। तो इसकी अकाउंटिंग एएस में AS10 पीपी से होगी, विच इज परचेज ऑफ ग्रुप ऑफ असेट, जिसमें कॉस्ट प्रिंसिपल लगेगा, तो जो आपने कॉस्ट दी उसी पे रिकॉर्ड होगा। पर इंडेस बोलता है नहीं, आपने बिजनेस खरीदा है ना, तो सारी असेट जो आपके पास आईटीसी की आई है वो सब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, क्या पैसे दिए, जो ज्यादा दिए वो आईटीसी की गुडविल के कारण दिए होंगे उसको गुडविल। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बस आपके सामने रखा है, इससे आपको सिर्फ क्या समझ में आया होगा कि एएस और इंडेस का एक बेसिक डिफरेंस क्या है। कई जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको रूल बेस्ड अकाउंटिंग दे देते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना। इंडेस में ऐसा जरा भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। इसके लिए आप जब इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार एएस में अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या है। ऐसा सब जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह, पर ये डेफिनेटली आपको कंसेप्चुअली ज़्यादा इंप्रूव कर एडवांस्ड लगे। ठीक है। किसी ने कहा है सर कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों सेम है, क्योंकि सेकंड केस में अपन ब्रांड नेम भी खरीद रहे हैं। तो आप समझिए उस पर्टिकुलर कंपनी का हो सकता है कोई ब्रांड नेम हो, कोई बिजनेस हो, अगर ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे कि बिजनेस एक्विजिशन की अकाउंटिंग है, बट यूजुअली उसके होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे एक ही एसेट है, पर आई एम नॉट सेइंग नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है उसका कोई बिजनेस हो एक जमीन के साथ। तो उस केस में इंडेस क्या बोलता है, ये मत देखो असेट एक है या मल्टीपल है, कंपनी खरीदी या आदमी से खरीदा, देखो बिजनेस खरीदा है या असेट। बताइए दोस्तों, लॉजिकली कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको? अभी ये मत सोच लेना कि मैंने आपको किसी प्रकार का कोई इंडेक्स पढ़ा दिया। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा अपने इस लेक्चर का उद्देश्य क्या है। मैं आपको सिर्फ इंडेक्स के प्रति एक तरह से जागरूक कर रहा हूँ कि आपको कैसे सोच खोलना पड़ेगी। अभी फेयर प्रेजेंटेशन पे अपन और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। पिलर्स ऑफ इंडेक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो वील टॉक अबाउट फेयर प्रेजेंटेशन। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विच वील हैव टू डू ऑन फेयर वैल्यूएशन।
there is a very unique concept in Ind AS of restatement and reclassification. और जैसे मैंने आपको बताया था, Ind AS का नमक, देश का नहीं, Ind AS का नमक, यानी इसका सबसे डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये 4 चीजों से मैं बस आपको रूबरू कराऊंगा। Once again, objective not to solve any question in the exam, but gradually and slowly bring you to the world of Ind AS. दिमाग खुलेगा, चीजें समझ में आएंगी, कहीं ना कहीं आपको एक चीज असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप होगी कि हाँ यार, Ind AS डेफिनेटली कंसेप्चुअली AS से काफी ज्यादा एडवांस्ड और चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अभी। तो नाउ वील मीट एट 9:15, वील हैव अ 15 मिनट्स ब्रेक बिटवीन आवर लेक्चर्स। फिर 9:15 से हमारी क्लास 10:15 तक चलेगी एंड वहाँ पे अपन ये कंसेप्ट्स को थोड़ा सा और बिल्ड करेंगे। प्लीज दिमाग ओपन रखिएगा, जितने क्वेश्चंस पूछना चाहो पूछिएगा। जीडी पीडी वाले स्टूडेंट्स के बिहाफ पे भी आपको सवाल पूछने, कैसा भी लगे आपको सवाल, कितने भी लगे आप प्लीज पूछिए, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ग्रिप में लाने के लिए चीजें के आपको एफर्ट डालें। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, टेक ऑफ में ही सबसे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है एक क्राफ्ट का, और अगर एक टेक ऑफ स्मूथ हो गया है तो आप बहुत सारा फ्यूल ड्यूरिंग द फ्लाइट बचा सकते हो। सेम इसी लॉजिक से हमें भी टेक ऑफ बड़ा स्मूथ रखना है विद प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर जब हम चैप्टर्स पे आएंगे और एक एक करके पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे वो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तारों के साथ जुड़ते जाएंगे। एवरीथिंग वुड बी सो कनेक्टेड कि आप सिर्फ Ind AS ही नहीं पढ़ोगे, आपको Ind AS की नस समझ में आएगी। आपको ये नहीं लगेगा इसमें ऐसा दिया हुआ है, आपको लगेगा इसमें ऐसा इस कारण से दिया है। क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है? इतना बड़ा चैप्टर या सब्जेक्ट है दोस्तों कि अगर आपने लॉजिकली आपस में चीजों को इंटरलेट नहीं किया तो आप याद रख ही नहीं सकते। आप कितने भी रिवीजन देख दो, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, पर आप लॉजिकली अगर कनेक्ट करोगे तो एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे। इस उद्देश्य से अपन अपने इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए लेट्स गो फॉर अ ब्रेक।